Hello students, we are going to start chapter 2nd science 8th class. Chapter name is microorganisms, friends and foe. फ्रेंड कैसे हैं, फो कैसे हैं, क्या मतलब है इसका। माइक्रोऑर्गेनिज्म का मतलब है सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म मतलब छोटे जीव। फ्रेंड मतलब हमारे किस तरह से हेल्प करते हैं, कैसे हमारे मित्र हैं। फो का मतलब है कैसे हमें दुश्मनी है इनकी हमसे, कैसे हमारे शत्रु हैं ये। तो इसके बारे में चैप्टर में करेंगे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, कैसे दोस्त है और कैसे हमारे ये दुश्मन है। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, नॉलेजफुल चैप्टर है और इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस चैप्टर में आपको। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप देखिए, यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। आपको अपने आसपास में बहुत सारे प्लांट और एनिमल नजर आते हैं। ये सारे क्या है, लिविंग थिंग्स है। पता है आपको, जैसे कि हम भी और सारे एनिमल्स और जितने भी प्लांट्स आप आसपास में देख पा रहे हो, ये सारे क्या है, लिविंग थिंग्स है। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कांट सी। हमारे चारों तरफ कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो फिर भी क्या है, लिविंग है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या बोला जाता है उन ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दूसरा नेम क्या है, शॉर्ट नेम इनका माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स बोलिए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलिए, एक ही बात है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विद ग्रेइश वाइट पैचेस। आपने देखा होगा बारिश के सीजन में क्या होता है, हमारी ज़्यादातर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर फंगस लग जाती है। ब्रेड जल्दी ख़राब हो जाएगा, खाना जल्दी ख़राब हो जाएगा, चपाती बनाएंगे हम जल्दी से ख़राब हो जाएगी। तो रेनी सीजन के अंदर क्या होगा, ऐसा क्या है कि जो हमारी ब्रेड वगैरह है वो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। और जो ब्रेड के ऊपर जो ग्रेइश वाइट कलर के जो पैचेस आपको नज़र आते हैं, एक्चुअली में वो क्या है, फंगस है। और फंगस क्या है, एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, हमारी ब्रेड को ख़राब कर देता है। अब आप बोलेंगे कि ये जो फंगस है ये कहाँ से आया हमारे ब्रेड के ऊपर, जिसने कि ब्रेड को ख़राब किया। ये फंगस के जो सीड्स होते हैं उनको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। ये सारे हमारे एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट हैं, हमारी एयर के अंदर प्रेजेंट हैं। और जैसे ही रेनी सीजन आएगा इनको अच्छी कंडीशन मिल जाएंगी, जिसके अंदर इनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और उस टाइम पे ये क्या करना शुरू कर देते हैं, जल्दी से ऑब्जेक्ट्स को ख़राब करना शुरू कर देते हैं। मतलब एक तरह से इन्होंने बोला है यहाँ पे कि जो रेनी सीजन के अंदर हमारे जो माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। आगे देखिए, ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। क्योंकि नॉर्मली तो हमें उसके अंदर बस वाइट कलर का, ग्रेइश वाइट कलर का पैच नजर आएगा, लेकिन एक्चुअल में अगर उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तो हमें क्या स्ट्रक्चर नजर आता है, एक ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर। देखो अभी मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है। यहाँ पे जो ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर नजर आएगा इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स। किसके, स्पोर्स ऑफ फंगस। ये ब्रेड माउल्ड है, मतलब ब्रेड माउल्ड का मतलब क्या है, ब्रेड पे लगने वाली फंगस। माउल्ड का मतलब क्या है, एक तरह से फंगस। और इस जो फंगस का स्ट्रक्चर है हमें नॉर्मली नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर इसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं या मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तो हमें इसके जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ब्लैक राउंड जो स्ट्रक्चर है वो हमें नज़र आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, डू यू नो वट दिस स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर क्या है आपको मैंने बता दिया है, ये आपका फंगस है, माउल्ड है ये। एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम, कहाँ से आए ये स्ट्रक्चर, कैसे बना हमारे ब्रेड के ऊपर। क्योंकि जो स्पोरेंजियम है जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये एयर के अंदर अपने जो स्पोर्स है उसको स्प्रेड कर देगा। और ये स्पोर्स हमारी एयर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जब भी इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है ये वहीं पर ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं और उस चीज़ों को क्या करना शुरू करते हैं, ख़राब करना शुरू कर देते हैं। अब उसके बाद है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एक एक्टिविटी दिखाई गई है आपको। एक्टिविटी में क्या बोला गया है, कोलेक्ट सम मॉइस्ट सोइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर। अपने फील्ड से आपको क्या करना है, सोइल लेनी है, मॉइस्ट सोइल, और उसको कहाँ पे डाल देना है, बीकर के अंदर। वो डालने के बाद आपको क्या करना है, ऐड वाटर टू इट, उसके अंदर वाटर ऐड कर देना है। जब आपका सोइल के पार्टिकल जब सेटल डाउन हो जाएंगे, जो आपने सोइल के अंदर वाटर मिक्स किया है, तो फिर आपको थोड़ा सा वाटर ले लेना है, ड्रॉप ले लेना है आपको वाटर की। फिर उसको आपको क्या करना है, उस ड्रॉप ऑफ वाटर को आपको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है। तो आपको क्या नज़र आएगा, आपको नज़र आएगा कि उस पानी के अंदर जो हमने मिट्टी, घुली हुई मिट्टी का पानी लिया है, उसके अंदर क्या है, आपके बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं।
तो इसका मतलब क्या है कि हमारी सोइल के अंदर क्या है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, जो कि किसके अंदर आ गए, हमारे वाटर के अंदर। नेक्स्ट है, टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, पॉन्ड से आपको पानी लेना है, ग्लास स्लाइड के ऊपर रखना है उसको, फिर उसको भी आपको क्या करना है, माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करना है, और आपको उसमें भी क्या नजर आएगा, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको नजर आएंगे। डू यू फाइंड एनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड, इन्होंने यही बोला आपको, जो आपने 2 एक्टिविटी की है, कि आपको कोई ऑर्गेनिज्म उसके अंदर नजर आएगा, यस हमें नजर आएगा। क्या नजर आएगा, अब देखिए क्या है इनकी ऑब्जर्वेशन, दीज ऑब्जर्वेशन शोज डैट वाटर एंड सोइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म। तो ये हमें क्या बता रहा है यहाँ पे, कि जो पानी है और जो मिट्टी है उसके अंदर बहुत सारे टाइनी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, और जो भी टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी को हम माइक्रोब्स की कैटेगरी के अंदर नहीं रख सकते। तो माइक्रोब्स कौन है, these microorganism or microbes are so small in size that we can't be seen with the unaided eyes। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज इतना छोटा होता है कि उनको हम अनएडिड आई से नहीं देख सकते, मतलब नेक्ड आई से वो हमें नजर नहीं आएंगे। Some of these such as fungus that grow on bread can be seen with a magnifying glass। जो ब्रेड के ऊपर जो फंगस लगती है उसको हम किससे देख सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अदर कांट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, और जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको देखने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। डेट्स वाई दीज और कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो माइक्रोस्कोप वर्ड से ही रिलेटेड आपका माइक्रो नाम क्यों लगाया गया है इनके आगे, क्योंकि इनका साइज क्या है, बहुत ही छोटा है। इनको देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की या मैग्नीफाइंग ग्लास की। ऑर्गेनिज्म क्यों बोला गया है, क्योंकि ये क्या है, लिविंग थिंग्स है, इसलिए इनके नाम के साथ क्या लगा दिया गया है, माइक्रो, ज़्यादा छोटे हैं, सूक्ष्म हैं, ऑर्गेनिज्म जीव है, लिविंग थिंग्स हैं ये, तो इसलिए इनको क्या नाम दिया गया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी अर्थ के ऊपर, उसको 4 मेजर ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। दीज ग्रुप्स आर, ग्रुप कौन कौन से हैं, देखिए हाईलाइटेड है आपके, बैक्टीरिया है, फंगस है, फंगाई भी बोलते हैं इसको, प्रोटोजोआ है और एल्गी है। ऑल दीज 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये चारों के चारों क्या है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप हैं। जैसे कि अब आपसे क्वेश्चन किया जाए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या, सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है आपका कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको कितने ग्रुप के अंदर क्लासीफाई किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उन ग्रुप्स के नाम लिखिए जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया है, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। अभी आपको इनके मैं पिक्चर दिखाती हूँ, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ और एल्गी। अब सबसे पहले देखिए, आपको जो ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये किसके हैं, आपके स्ट्रक्चर बैक्टीरिया के। ये दोनों क्या हैं, आपके बैक्टीरिया, ये भी आपके बैक्टीरिया हैं और ये भी क्या है, आपके बैक्टीरिया। ये फोटो हमें ऐसे नज़र नहीं आई है, इसको किससे देख के बनाया गया, माइक्रोस्कोप से इनके स्ट्रक्चर को चेक किया गया है, फिर जाके स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ किया गया है। ये नेक्स्ट है, उसके बाद आपको ये क्या नज़र आ रहे हैं, ये नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, एल्गी। अभी मैंने आपको बताया था ना 4 मेजर ग्रुप है, बैक्टीरिया है, एल्गी है, फंगस है और प्रोटोजोआ है। बैक्टीरिया का फोटो हमने देख लिया है। अभी देखिए एल्गी के 2 नाम दिए गए हैं यहाँ पे, क्लेमाइडोमोनाज और स्पाइरोगायरा। नाम याद रखेंगे आप, क्लेमाइडोमोनाज एंड स्पाइरोगायरा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रोटोजोआ, भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं। अमीबा है और दूसरा क्या है आपका पैरामीशियम। ये क्या है, दोनों आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये कौन से ग्रुप के अंदर आते हैं, दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए फंजाई। फंजाई में क्या क्या है, ब्रेड माउल्ड। ब्रेड माउल्ड ये वही है जो भी हमने जो ब्रेड पे फंगस लगती है उसकी बात की थी, ब्रेड माउल्ड और पेनिसिलियम और एस्फरगिलस, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं हमारे, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फंगस भी कर लिया हमने, एल्गी भी कर लिया हमने, बैक्टीरिया कर लिया है और हमारा प्रोटोजोआ। उसके बाद ये फोटो देखिए आप, ये फोटो है आपके वायरस की। देखो वायरस को हमने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच की उसके अंडर काउंट किया जाता है, उसके बीच में माना जाता है। ना तो इसको हम प्रॉपरली लिविंग मान सकते हैं, ना ही इसको हम नॉन लिविंग मान सकते हैं। जैसे होता क्या है वायरस के अंदर, जब तक ये सेल के बाहर है तब तक तो है ये नॉन लिविंग,
जैसे ही इनको कोई भी सेल मिला, कोई भी लिविंग थिंग्स या कोई भी लिविंग सेल मिलता है इनको, चाहे वो प्लांट का हो, एनिमल का हो या ह्यूमन बींग्स का हो, तो उस सेल के अंदर ये क्या करना शुरू कर देते हैं, रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं, अपनी जनसंख्या को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये वायरस क्या है, जब तक शरीर के बाहर है तो नॉन लिविंग है, और जैसे ही शरीर के अंदर एंटर किया तो शरीर के अंदर ये क्या करते हैं, जो भी लिविंग सेल है उसका जो भी मशीनरी है उसको यूज़ करेंगे ये, उसके मैकेनिज्म को यूज़ करेंगे ये, और फिर जाके अपने जो नंबर है उसको क्या करना शुरू करते हैं, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी आपको कोरोना वायरस के बारे में पता होगा, कोरोना वायरस जब तक बाहर है, ठीक है, तब तक ये क्या है, नॉन लिविंग है, और जैसे ही किसी लिविंग सेल के अंदर एंटर करता है वैसे ही उसकी बॉडी के मैकेनिज्म को ये यूज़ करेगा, और उसके अंदर जाके ये धीरे धीरे क्या करता है, उसके अंदर जाके अपनी जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, हमारी बॉडी कैसी होती चली जाएगी, वीक होती चली जाएगी। तो वायरस को हम माइक्रोस्कोप से ही देख पाते हैं क्योंकि उसका साइज़ क्या है, बहुत ही छोटा है, माइक्रोस्कोपिक है आपका वायरस, लेकिन इसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में काउंट नहीं करते। ये एक अलग ही ग्रुप है वायरस का, लेकिन इसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में काउंट नहीं करेंगे, लेकिन माइक्रोस्कोपिक है ये क्योंकि इसका साइज़ क्या है, बहुत ही स्मॉल है। उसके बाद बैक चलते हैं हम, जितना हमने किया था वायरस के बारे में, ये आपका भी, वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, जैसे कि हमने बात की थी, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या है, अलग है। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, ये किसके अंदर अपना रिप्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, होस्ट। होस्ट कौन है, होस्ट हम भी हो सकते हैं, होस्ट मतलब जिसकी बॉडी के अंदर ये एंटर करेंगे और उसकी बॉडी के सेल्स को ये यूज़ करेंगे, विच में भी ए बैक्टीरियम, वायरस के लिए होस्ट बैक्टीरिया भी हो सकता है, मतलब ये बैक्टीरिया के अंदर जाके, बैक्टीरिया के सेल के अंदर जाके वो क्या करना शुरू कर देते हैं, रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं, मतलब ये बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर देते हैं वायरस। उसके बाद अलावा क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, प्लांट और एनिमल्स, तो ये सब क्या है, वायरस के लिए होस्ट है, बैक्टीरिया भी है, प्लांट भी है और एनिमल भी है। अब इन्होंने आगे बताया है कुछ एक वायरस से रिलेटेड डिजीज। अभी तो एक जो डिजीज वो तो सभी को ही पता है, कोरोना डिजीज, कोविड-19। इसके अलावा कॉमन इलमेंट्स लाइक कोल्ड, जैसे हमें कोल्ड हो जाता है, फ्लू हो जाता है, इन्फ्लुएंजा भी है, मोस्ट कफ, ये सारे के सारे जो हमारे डिजीज़ हैं, इसका जो रीज़न है, कौन कोज करता है, इसको कोज करता है वायरसेस। इसके अलावा जो पोलियो डिजीज़ का नाम सुना होगा आपने, पोलियो इज़ ऑल्सो अ वायरल डिजीज़। चिकन पॉक्स भी कैसे डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है। तो जो भी हमने एग्जाम्पल किए हैं, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा को फ्लू भी बोलते हैं हम, और जो आपके कफ वगैरह हैं, और पोलियो है, चिकन पॉक्स है, कोविड-19 है, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ वायरल डिजीज़। आपको याद रखने हैं ये नाम, ये हर तरह के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, अभी भी काम आएंगे, आगे भी आपके 9, 10 आगे भी क्लासेस के अंदर, हाई क्लासेस के अंदर आपको ये क्वेश्चन आते रहेंगे बार बार। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कि और कौन सी डिजीज़ है हमारी। ये तो हमारा हो गया वायरल डिजीज़, ये अभी पोलियो, चिकन पॉक्स और कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ये तो वायरल डिजीज़ था। अब हम बात करेंगे प्रोटोजोअल डिजीज़। जो डिजीज़ किसकी वजह से होते हैं, प्रोटोजोआ की वजह से होती है। डिसेंट्री है और उसके बाद है मलेरिया, मलेरियल प्रोटोजोअल डिजीज़ है हमारी। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे, 2 डिजीज़ की नाम ले चुके हैं हम यहाँ पे, डिसेंट्री और मलेरिया, प्रोटोजोअल डिजीज़ है। अब हम बात करेंगे बैक्टीरियल डिजीज़। बैक्टीरियल डिजीज़ में क्या है आपका, एक तो जो टीबी है, टीबी की जो बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं इसको, और जो टाइफाइड है, ये कैसी डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़। तो हमने यहाँ से 3 टाइप की डिजीज़ के नाम किए हैं, वायरल डिजीज़ जो वायरस की वजह से होती हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ जो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, प्रोटोजोअल डिजीज़ जिसकी जो डिजीज़ है किसकी वजह से होती है, प्रोटोजोआस की वजह से होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोजोअल डिजीज़। उसके बाद नेक्स्ट, ये भी हम कर चुके हैं सारा, डायग्राम्स वगैरह, ये सारे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डायग्राम हैं। अब हमें जो चैप्टर के अंदर था हमारा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और दूसरा क्या है यहाँ पे, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। तो यहीं से शुरू करते हैं हम। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पे रहते हैं, क्या प्लेस है उनका, कौन सी जगह उनको पसंद है, कहाँ से कहाँ तक आपको फाइंड आउट होंगे, कहाँ मिलेंगे आपको वो। तो आपको पता ही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। सिंगल सेल को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर,
ये क्या हो सकते हैं, यूनिसेलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलर भी हो सकते हैं। अब देखो यूनिसेलर में कौन कौन आता है आपका, बैक्टीरिया है आपके सारे के सारे बैक्टीरिया, सारे के सारे क्या हैं आपके यूनिसेलुलर। उसके बाद कुछ एक एल्गी हैं, कुछ एक प्रोटोजोआ हैं जो यूनिसेलर हैं, और जो मल्टी सेलर है उसमें क्या है आपकी एल्गी है और फंगस है। तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हमने 4 ग्रुप में डाला है, उन 4 ग्रुप में से कुछ एक हमारे यूनिसेलर हैं और कुछ एक हमारे यूनिसेलर भी हैं और मल्टी सेलुलर भी हैं। अब ये रहते कहाँ पे हैं, ये हर तरह के एनवायरनमेंट के अंदर अडेप्टेड हैं, हर तरह के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं आराम से। ये चाहे कितना भी ठंडा एनवायरनमेंट क्यों ना हो, आइस कोल्ड रीजन के अंदर भी हमें माइक्रोब देखने को मिलेंगे, कितना भी हॉट क्लाइमेट क्यों ना हो, डेजर्ट हो, रेगिस्तान हो, मार्शी का मतलब दलदल वाला इलाका हो, तो किसी भी तरह का आपका एनवायरनमेंट हो, हर तरह के एनवायरनमेंट के अंदर आपको क्या मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा ये कहाँ पे मिल सकते हैं आपको, इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। इसके अलावा जो दूसरे एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टे करते हैं। तो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल सम एग्जिस्ट फ्रीली। इसका मतलब क्या है कि कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फ्री रहते हैं, मतलब अलग से रहते हैं वो, और कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रहते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के कॉन्टैक्ट में रहेंगे, वो उनके साथ साथ में रहेंगे। तो आप बोल सकते हो ये फ्री लिविंग भी है और ये आपके क्या है क्या बोलते हैं इसको, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ भी ये ग्रो कर सकते हैं, पैरासिटिक भी बोलते हैं इनको हम। नेक्स्ट इसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, हम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ के अंदर, क्योंकि अपने स्टार्टिंग में चैप्टर में यही पढ़ा है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। तो कुछ एक हमारे लिए बेनिफिशियल है बहुत सारे वेज में, और कुछ एक हमारे लिए हार्मफुल भी है, क्योंकि इनसे हमें बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। तो अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे लिए यूजफुल है और कैसे हार्मफुल है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंडली का मतलब जो हमारे लिए यूजफुल है। अब देखो क्या क्या यूज़ करते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। सबसे फर्स्ट है आपका दे आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। मतलब बहुत सारे जो फूड आइटम्स हैं उसको बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। मतलब देखिए अब जो ब्रेड खाते हो आप, केक खाते हो, वहाँ पे किसका रोल है, किससे बनता है वो आपका ब्रेड, केक जो आपने खाया, जो भी बेकरी का सामान है आपका, उसको बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस की जरूरत पड़ेगी, यीस्ट की जरूरत पड़ेगी, वो बात करेंगे अभी हम। तो आप बोल सकते हो फर्स्ट क्या है, दे आर यूज टू प्रिपेयर फॉर वेरियस फूड मटेरियल, मेकिंग ऑफ कर्ड और ब्रेड। उसके बाद देखिए क्या है इनका यूज़, कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कॉमर्शियली मतलब एक तरह से बड़े लेवल पे भी इनका यूज़ किया जाता है अल्कोहल, वाइन वगैरह बनाने के लिए, तो ये आ जाएगा इनका कॉमर्शियल यूज़। उसके बाद नेक्स्ट है इनका यूज़ मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब बहुत सारी दवाइयाँ हैं, एंटीबायोटिक्स है, जिसको बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो ये सारा, इसके बाद आपका वैक्सीन बनाने के लिए जो इंजेक्शन वगैरह के अंदर जो हम दवाइयाँ डालते हैं, जो टीकाकरण करते हैं, उसके लिए भी हम किसकी जरूरत पड़ती है, हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। उसके बाद नेक्स्ट है इंक्रीजिंग सोयल फर्टिलिटी। सोयल को उपजाऊ बनाने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो ये सारा क्या है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हमारे लिए क्या फ़ायदे हैं। नेक्स्ट उसके बाद है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखने में, क्योंकि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं, चीज़ों को गलाने सड़ाने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा जो डेड है और जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उससे हमें क्या मिल जाता है, खाद मिल जाती है, जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं, मैन्योर बोलते हैं। तो ये सारे क्या है हमारे यूजेस हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, कैसे वो हमारे लिए यूज़फुल है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हार्मफुल। लेकिन जो यूज़फुल है उसको हम 1 बाय 1 करेंगे अभी डीपली, कहाँ कहाँ क्या क्या यूजेस है इनका। तो सबसे पहले फर्स्ट पे आ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। ये यहाँ से फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखिए, अब यहाँ से आपको बता चुके हैं हम, जैसे इसका यूज़ कहाँ पे होता है, कर्ड बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए। इसके अलावा और ये कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। शराब बनाने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। और उस प्रोसेस का क्या नाम है, जिससे हम एल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। आगे आएगा वो प्रोसेस, फिर बात करेंगे इसके बारे में हम।
देर ऑल्सो यूज़ ऑफ क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, जैसे कि हमने बात की थी हमारे एनवायरनमेंट को भी साफ रखते हैं ये, क्योंकि क्या करते हैं जो भी हमारे एनिमल का वेस्ट है, जो भी हमारे जो प्लांट्स का वेस्ट है, जैसे कि लीफ हो गई, प्लांट की स्टेम हो गई, उन सभी को गलाने सड़ाने में हेल्प करते हैं। और ये क्या करते हैं, जितना भी जो वेस्ट मटेरियल है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये मैन्योर्स के अंदर। नेक्स्ट है दे आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन बनाने के काम आते हैं हमारे बैक्टीरिया, मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। और ये क्या काम करने के आते हैं, हमारे सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करना, जिसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। आगे हम डिटेल में करेंगे इस प्रोसेस को, क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब वन बाय वन इसके जो यूजेस हैं डीपली करेंगे हम। सबसे फर्स्ट यूज था हमारा मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, दही जमाने के लिए और ब्रेड बनाने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता ही होगा जो हमारा मिल्क है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, हमारा जो मिल्क है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, कर्ड के अंदर। क्या नाम है, मिल्क को किस में कन्वर्ट करता है, टर्न मतलब चेंज करना, किसके अंदर, कर्ड के अंदर। और ये काम करता कौन है, बैक्टीरिया करता है। और ये आपने देखा भी होगा ना, जैसे कि हम क्या करते हैं, अपनी मदर को भी देखा होगा आपने, इस एक्टिविटी में यही बताया गया आपको कि शाम को जब दूध वगैरह जब उससे दही बनाते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा हल्का गर्म दूध लेके उसके अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ी सी कर्ड ऐड कर देते हैं। तो उसके बाद सुबह हमें नेक्स्ट डे क्या मिलता है, हमें कर्ड सेट मिलती है। तो ये काम करता कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्या नाम बताया आपको, लैक्टोबैसिलस। ये फायदा हो गया ना हमारे पास बैक्टीरिया का, मतलब एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हो गया कि अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा, हम कर्ड नहीं बना पाएंगे। होता कैसे, ये करता कैसे है, दूध को दही में कन्वर्ट। जैसे ही मिल्क के अंदर कर्ड ऐड की जाती है तो कर्ड के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई का मतलब कि वो जल्दी जल्दी से अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएगा, रिप्रोडक्शन करेगा वो, और जिससे वो क्या करेगा, दूध को किस में कन्वर्ट कर देगा, दही में कन्वर्ट कर देगा। इसके अलावा जो बैक्टीरिया है इनका यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग ऑफ चीज़। पनीर बनाने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स, कई ऐसे फूड आइटम्स हैं जो हम किसकी हेल्प से बना पाते हैं, बैक्टीरिया की हेल्प से। उसके बाद नेक्स्ट, एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, जिसको हम सूजी बोलते हैं, इडली, भटूरे, इस कर्ड। आपने देखा होगा जैसे भटूरे वगैरह बनाते हैं हम, तो इडली बनाते हैं तो उसके अंदर क्या किया जाता है, थोड़ी सी कर्ड ऐड कर दी जाती है। और कर्ड के अंदर क्या, आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, और वो बैक्टीरिया क्या करेगा, उसको थोड़ा फ्लफी बना देगा। नेक्स्ट आपका बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा। ये क्या किस काम आते हैं, जो बैक्टीरिया और यीस्ट हैं, फर्मेंटेशन करने के लिए राइस का और इडली का, या फिर डोसा बनाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, बैक्टीरिया का और यीस्ट का। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या रीड किया कि जो हमारे बैक्टीरिया है वो किस काम आते हैं, बहुत तरह के फूड आइटम्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक्टिविटी बताई गई है। इसके अंदर क्या बोला गया आपको आधा किलोग्राम आपको आटा या मैदा लेना है, जिसको हम फ्लोर बोलते हैं। उसके अंदर आपको थोड़ी सी शुगर ऐड करनी है, और शुगर ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, उसको मिक्स कर देना है, किसके साथ, वार्म वाटर के साथ, मतलब हल्के गर्म पानी के साथ आपको मिक्स कर देना है आटे को और चीनी को, किसके साथ, वाटर के साथ। ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर, आपको क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा यीस्ट पाउडर भी डालना है। देखो जो आप यीस्ट पाउडर डालते हो ना, वो यीस्ट क्या है, एक तरह की फंगस ही होती है। यीस्ट इज अ टाइप ऑफ फंगस, और फंगस क्या अभी हमने बात की थी, फंगस इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या होगा, एक तरह से आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दिया अपने फ्लोर के अंदर, और उसको हमें क्या कर लेना है, उसको हमें डफ की फॉर्म में रेडी कर लेना है। व्हाट डू यू हैव ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स, 2 आवर्स में आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी। स्टार्टिंग में देखिए जब आपने इसको भिगोया है तो उससे पहले आपका इस तरह का था, और जैसे ही उसको कुछ टाइम के लिए रखा आपने 3-4 घंटों के लिए, तो जो आपका मैदा था वो क्या होगा, वो रेज्ड हो जाएगा। रेज्ड का मतलब है कि उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यीस्ट रिप्रोड्यूस, अब देखो हुआ क्या है इसके अंदर, इस एक्टिविटी में क्या हुआ कि जो हमने यीस्ट पाउडर डाला है, जो माइक्रोब हमने डाले हैं मैदे के अंदर, वो क्या होंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे, अपनी जनसंख्या को बढ़ाएंगे बहुत ही जल्दी से। और जब वो ऐसा काम करते हैं तो वो कौन सी गैस रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन। देखो आपको पता होगा 7th क्लास में आपने किया होगा, रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारा एनर्जी रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज है वो
क्यों होगी? क्योंकि आपका जो यीस्ट है वो क्या कर रहा है, एक तरह से रिप्रोडक्शन कर रहा है, और रिप्रोडक्शन को करने के लिए उसको किसकी जरूरत होगी? ऑक्सीजन की जरूरत होगी। और वो कौन सी गैस रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो गैस के बबल्स हैं जब वो बाहर आएंगे तो वो क्या कर देंगे, जो आटा हमने भिगोया है उसको क्या कर देंगे, उसकी वॉल्यूम को बढ़ा देंगे, इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं यीस्ट का, कहाँ पे? बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर। बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या यूज़ है? ब्रेड बनाने के लिए, पेस्ट्रीज बनाने के लिए और केक बनाने के लिए। हमने खाया होगा ना केक वगैरह, पेस्ट्री वगैरह, फ्लफी होता है वो, जो उसके अंदर आपको छोटे छोटे होल्स नज़र आते हैं। वो होल्स किस वजह से बने हैं? क्योंकि जब यीस्ट ने रिप्रोडक्शन किया है, रेस्पिरेशन किया है, उस टाइम पे क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकलना था, और उसने बाहर निकलने के लिए अपने रास्ते से जहाँ से भी होके वो गुजरी है वहाँ पे उसने क्या बना दिए हैं? होल्स बना दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कॉमर्शियल क्या यूज़? अभी हम बात की थी यहाँ पे अल्कोहल बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए, एसिटिक एसिड जिसको हम विनेगर बोलते हैं, जिसको हम अचार वगैरह में डालते हैं, सिरका बोलते हैं इसको हम। तो ये सब बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। और यीस्ट का यूज़ क्या है? यीस्ट इज़ यूज फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। मतलब जो शराब बनाते हैं उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं? यीस्ट पाउडर को ऐड किया जाता है शुगर के अंदर। उसके बाद हमारी क्या बनती है? अल्कोहल एंड वाइन। अब देखो किस किस चीज़ से बना सकते हैं हम अल्कोहल और वाइन। नेचुरल शुगर का यूज़ कर सकते हैं, ग्रेन से बना सकते हैं, बार्ले, व्हीट, राइस, क्रस्ट, फ्रूट जूस, मतलब इन सभी चीज़ों का यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं? व्हीट का यूज़ करके, बार्ले का यूज़ करके अल्कोहल और वाइन। अब एक्टिविटी से बताया गया आपको कैसे बनाएंगे हम। टेक 500 ml बीकर अप टू 3/4 और विद वाटर। हमें एक 500 ml का बीकर लेना है, कंटेनर लेना है। उसका थर्ड पार्ट, मतलब उसका टोटल 4 पार्ट में से जो उसका तीसरा हिस्सा है उसको हमें पानी से फिल कर लेना है। पानी से फिल करने के बाद हमें क्या डालना है उसके अंदर? 2 to 3 टेबल स्पून ऑफ शुगर, मतलब 2-3 चम्मच हमें उसके अंदर क्या डाल देना है? शुगर डाल देना है। ऐड हाफ उसके अंदर क्या ऐड करना है हमें? स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर। क्योंकि आपको पता है फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए हमें क्या डालना पड़ता है? यीस्ट पाउडर। और यीस्ट पाउडर डाल देना है आपको। फिर यीस्ट पाउडर डालने के बाद आपको क्या करना है? जो भी आपने वाटर और शुगर ऐड कर रखा है जिसके अंदर आपने यीस्ट पाउडर डाला है उसको 4-5 घंटे के लिए आपको अनडिस्टर्ब छोड़ देना है। 4-5 घंटे के बाद जब आपने उसके अंदर डाला था यीस्ट पाउडर, शुगर और वाटर, आप उसको स्मेल करेंगे और आपको जो स्मेल है वो अलग ही स्मेल आएगी। और वो स्मेल किस चीज़ की होगी? आपकी अल्कोहल की। इसका मतलब हमने लिया क्या था यहाँ पे? हमने लिया था शुगर लिया था, और शुगर के साथ क्या लिया था? हमने वाटर लिया था, और साथ में हमने क्या डाला था? यीस्ट पाउडर। और बन क्या गया हमारे पास? अल्कोहल। क्या बना है यहाँ पे? अल्कोहल। तो इस प्रोसेस में जहाँ से शुगर से अल्कोहल बनाया जाता है यीस्ट पाउडर डाल के, इस प्रोसेस को बोलते क्या है हम? फर्मेंटेशन। इंपॉर्टेंट है ये टर्म, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या बोलते हैं इस टर्म को हम? फर्मेंटेशन। ये दिख रहा है आपको सामने, फर्मेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर्स इनटू अल्कोहल बाय द यूज ऑफ यीस्ट पाउडर। देखो अपने आप से शुगर अल्कोहल में घर पे रखते हैं हम शुगर, क्या वो अल्कोहल बन जाएगा क्या अपने आप? नहीं। शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा? यीस्ट पाउडर। जो सबसे पहले ये प्रोसेस है फर्मेंटेशन का, जहाँ पे शुगर से अल्कोहल बनाने का काम किया था, ये किसने किया था? लुईस पाश्चर ने। और कब किया था ये? 1857 में। और इन्होंने इस टर्म को नाम दिया था फर्मेंटेशन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेडिसिनल क्या यूज़ है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का? मेडिसिनल मतलब दवाइयाँ वगैरह बनाने में भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है। आपने सुना होगा एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक्स क्या है? एक तरह से दवाइयाँ हैं। ये हमारे पास इंजेक्शन की फॉर्म में भी अवेलेबल है और ये हमारे पास टैबलेट की फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो होता क्या है इसके अंदर कि जो एंटीबायोटिक्स है वो कहाँ से बनाई जाती हैं? एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के ही काम आती हैं। तो एंटीबायोटिक्स, एंटी मतलब कि किसको किल करेंगी? ये बायोटिक्स। बायोटिक्स मतलब जो भी आपके माइक्रोब से होने वाली जो डिजीज़ है। तो देखिए अब इसमें क्या है, आपका क्या लिखा हुआ है?
एंटीबायोटिक्स की कैप्सूल भी अवेलेबल है हमारे पास, इंजेक्शन भी अवेलेबल है। एग्जाम्पल दिया गया है एक एंटीबायोटिक का पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन क्या है, एक मेडिसिन है आपकी, जो किससे तैयार की जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और इसका काम क्या है, चाहे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देना, एंटीबायोटिक्स का फंक्शन कर रहे हैं हम, चाहे तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर देती हैं या उसकी ग्रोथ को बिल्कुल स्टॉप कर देती हैं। उन्हीं मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। दीज आर दोज मेडिसिन्स विच आइदर किल द माइक्रोब्स और आइदर स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और जो ये आपकी एंटीबायोटिक्स हैं, इनको बनाने के लिए क्या चीज़ यूज़ की जाती है, एक तो आपका बैक्टीरिया यूज़ किए जाते हैं और एक आपकी फंगस। मतलब एंटीबायोटिक जो आप दवाई आपने खाई होंगी एंटीबायोटिक्स, वो किससे बनी है आपकी, चाहे तो बैक्टीरिया का यूज़ करके बनाई गई हैं या फिर फंगस का यूज़ करके बनाई गई हैं आपकी एंटीबायोटिक्स। तो देखिए कितना यूज़ है आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। दवाइयाँ जो आप खाते हो वो सारी कहाँ से बनाई जाती हैं आपके, बाय द यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एंड फंगस। उसके बाद आपको नीचे दिया गया है कुछ एक एंटीबायोटिक्स के नाम। पेनिसिलिन तो सभी को पता है, इसके अलावा और कौन कौन से नाम है यहाँ पे, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक्स। दोबारा प्रोनाउंसिएशन सुन लीजिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक्स। इन 1929 ने जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, उसने क्या किया था, सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट जो एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, वो इन्होंने सडनली बनाई थी। सडनली कैसे बनाई इन्होंने क्या किया, कल्चर किया कुछ बैक्टीरियाज को, मतलब इन्होंने बैक्टीरिया को खुद से ग्रोथ करवाया। और जब इन्होंने बैक्टीरियाज को ग्रोथ करवाया तो उसके टाइम पे इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन माउल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट। इसको वहाँ पे क्या नजर आया, माउल्ड लग गई थी जहाँ पे बैक्टीरिया को ग्रोथ करवा रहे थे, वहाँ पे एक तरह की ग्रीन फंगस लग गई थी। और ग्रीन फंगस ने क्या किया, जैसे वो ग्रीन फंगस लगी उन बैक्टीरिया के ऊपर, आगे उन बैक्टीरिया की जो ग्रोथ थी वो स्टॉप हो गई। इसका मतलब ग्रीन फंगस ने क्या किया, उन बैक्टीरिया को किल कर दिया। वहाँ से इनको आइडिया मिला कि जो फंगस है वो क्या कर सकती है, एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फंगस, और वो दूसरी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बैक्टीरिया थे उनको उन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो वहीं से पेनिसिलिन बनाने की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। वहीं से हमारी एंटीबायोटिक बनाने की एक नई शुरुआत हुई थी। मतलब जो आपकी पेनिसिलिन है, जो एंटीबायोटिक है, वो किसका यूज करके बनाई गई थी, माउल्ड क्या है, एक तरह की फंगस। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, और ये क्या है आपकी कॉमनली नोन एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है आपकी। एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज टू क्योर ए वैरायटी ऑफ डिजीज। इनका यूज़ क्या होता है, बहुत सारी तरह की जो डिजीज़ है, वैरायटी ऑफ डिजीज, उनको क्योर करना। कई बार क्या किया जाता है, जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको मिक्स कर दिया जाता है फीड ऑफ लाइव स्टॉक। जो भी हमारे कैटल्स वगैरह होते हैं उनके खाने के अंदर एंटीबायोटिक्स को मिक्स कर दिया जाता है। जो पोल्ट्री होते हैं, जहाँ पे फार्म वगैरह होते हैं आपके, मुर्गा फार्म बोलते हैं जिसको हम, वहाँ पे भी क्या किया जाता है, उनके जो डाइट होती है उसके अंदर क्या मिक्स कर दिया जाता है, एंटीबायोटिक्स। और वो क्या करती हैं, इन लाइव स्टॉक को किससे बचाती है, वो माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। जो एनिमल्स थे हमारे, उनके अंदर जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन ना हो, इसलिए उनके जो खाना है उसके अंदर क्या ऐड कर दिया जाता है, एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स हमारे अंदर भी जो डिजीज़ है उसको क्योर करती हैं, एनिमल्स के अंदर भी करती हैं। इसके अलावा जो हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स की डिजीज़ को भी कंट्रोल कौन करता है, बहुत तरह की एंटीबायोटिक्स। उसके बाद नेक्स्ट इस पैराग्राफ में देखिए क्या बताया गया आपको, जो एंटीबायोटिक्स होती है वो हमें ऐसे ही नहीं लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स हमें किसी प्रिस्क्राइब डॉक्टर या क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस पे ही लेनी चाहिए। और क्या ध्यान रखना आपको, जब भी आप कोई भी एंटीबायोटिक खाते हो आपको फुल कोर्स करना है। अगर डॉक्टर ने बोला है इसको कि 3 टैबलेट खानी है या 5, जितना भी इसका कंप्लीट कोर्स है आपको कंप्लीट खाना है। ये नहीं है कि आपने 1 टैबलेट खा ली और बाकी 3-4 को छोड़ दिया, नहीं, क्योंकि वो जितना नुकसान करेगी वो बहुत ज़्यादा होगा हमारे हेल्थ के लिए। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि ना तो हमें कभी रॉन्ग डोज में लेना है, जितनी हमें बोली गई है हमें उतनी ही लेनी है। क्यों ऐसा क्यों करना, हमें प्रॉपर डोज में क्यों लेना होता है एंटीबायोटिक्स को, क्योंकि अगर एंटीबायोटिक्स कुछ एक ऐसी होती है जो हमारी बॉडी के लिए जो यूजफुल बैक्टीरिया है उसको क्या कर देती है, ये किल कर देती है।
तो और जो एंटीबायोटिक्स जैसे मान लिया हमें कॉमन कोल्ड हो गया है, जुकाम हो गया है, तो उस टाइम पे हमें कभी भी एंटीबायोटिक्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इन्फेक्शन को ख़त्म करती है, वायरल इन्फेक्शन को ये ख़त्म नहीं कर सकते। मतलब वायरल डिजीज़ के लिए हम एंटीबायोटिक्स नहीं खाएंगे। एंटीबायोटिक्स क्या करेंगे, हमारी बॉडी में उस टाइम पे नुकसान करेंगी। और एंटीबायोटिक्स की डोज क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार हमने ये एंटीबायोटिक खा ली तो हमारी बॉडी क्या कर देगी, इसको पहचान लेगी, और उसके बाद अगर फर्दर हमने ये दवाई खाई तो उसका कोई हमारा बॉडी पे रिएक्शन नहीं होगा। मतलब एक तरह से हमारी बॉडी को क्या होगा, इससे ज़्यादा नुकसान होगा। उसके बाद है वैक्सीन। वैक्सीन क्या है, वैक्सीन भी आपका एक तरह से क्या है कि एक जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर आप बोल सकते हो एक तरह से कि डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको क्या कर दिया जाता है, किसी हेल्दी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा ना, टीकाकरण करते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं उसका इम्यूनाइजेशन करवाया जाता है, उसको कभी BCG का इंजेक्शन लगता है, कभी उसको टाइफाइड का इंजेक्शन लगवाया जाता है। एक फिक्स एज पीरियड होता है कि 4 to 5 ईयर में ये इंजेक्शन लगेगा। पोलियो की जो ड्रॉप्स पिलाई जाती है, एक्चुअल में है क्या उसके अंदर, उन दवाइयों के अंदर है क्या, एक्चुअल में वो दवाइयाँ हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब आपकी बॉडी के अंदर जानबूझ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है, आप सोचोगे ऐसा क्यों कि कोई हेल्दी पर्सन है और जानबूझ के उसकी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाले जा रहे हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो हमें बीमार करेंगे, लेकिन उससे क्या फ़ायदा होगा हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी उन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करवाए गए हैं उनसे एक तरह का हमारी बॉडी को पहचान हो जाएगी। और फर्दर अगर उस तरह का कोई भी हमारा डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारी बॉडी ने ऑलरेडी उसको पहचान लिया है कि कैसे उसको ख़त्म करना है। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबायोटिक्स जाती हैं उसके लिए हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है कि कैसे उन इन्फेक्शन को ख़त्म किया जाए। एंटीबॉडीज़ बनाती हैं जब भी हमारी बॉडी में क्या डाली जाती हैं, एंटीबायोटिक्स या कोई भी दवाई डाली जाती है, कोई भी। अब देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर इनटू अवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स। हमारी बॉडी में जब भी कोई डिजीज कोजिंग माइक्रोब और एंटर करता है तो हमारी बॉडी क्या बनाना शुरू कर देती है, एंटीबायोटिक्स। और जैसे ही एंटीबायोटिक्स बनती हैं तो वो क्या करेंगी, जो भी माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर गया है उसके साथ फाइट करेंगी और उसकी मतलब एक पहचान बना लेंगी कि कैसे उस डिजीज कोजिंग माइक्रोब को ख़त्म किया जाए बॉडी के अंदर। और जो हम ये वैक्सीन डालते हैं बॉडी के अंदर, जो पोलियो वगैरह के ड्रॉप डालते हैं, एक्चुअल में है क्या, वो एक तरह के डेड और वीकेंड माइक्रोस, मतलब जो पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती है ना, और बोला जाता है कि 4 ड्रॉप 5 ड्रॉप जितने भी फिक्स हैं, वो क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक लिमिट में जो बैक्टीरिया है वो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर। तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी को एक जो कम इन्फेक्शन जाएगा बॉडी के अंदर, और कम इन्फेक्शन जाने की वजह से क्या होगा, बॉडी जल्दी से उस इन्फेक्शन को ख़त्म कर देगी। और जो एंटीबायोटिक्स है वो क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर रहेंगी और इसका हमें फर्दर जब भी वो कभी वो माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है दूसरे टाइम के बाद या कुछ लंबे टाइम के बाद, तो हमारी बॉडी उसको क्या कर लेगी, पहचान कर लेगी। अभी हमारे पास कौन कौन सी दवाइयों की जो वैक्सीन है अवेलेबल है, देखो क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कोलेरा की वैक्सीन अवेलेबल है, ट्यूबरक्लोसिस की है, स्मॉल पॉक्स की है, हेपेटाइटिस की है। इनको क्या किया जाता है, पहले ही बॉडी के अंदर इनके इन्फेक्शंस को डाल दिया जाता है, मिल्ड इन्फेक्शन को या डेड माइक्रोब्स को, और हमारी बॉडी क्या कर लेगी, इनकी पहचान कर लेगी। और फर्दर हमें ये अगर बॉडी के अंदर इस तरह का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाता भी है तो बॉडी उसको क्या कर देगी, ऑटोमेटिकली ख़त्म कर देगी। तो सबसे पहली जो वैक्सीन थी वो किसने रेडी की थी, एडवर्ड जिनर ने। और ये किस चीज़ की वैक्सीन थी, कौन सी बीमारी की वैक्सीन थी, ये थी स्मॉल पॉक्स की। और कब की थी, इन्होंने 1798। आपने देखा होगा कि चाइल्डहुड में आपको बहुत सारे इंजेक्शन दिए गए हैं और वो इंजेक्शन आपको पता चल गया होगा आप क्यों दिए जाते हैं, आपके फ़ायदे के लिए दिए जाते हैं, ताकि हम बच्चे को इस तरह की फर्दर जो अगर उसको फ्यूचर में कोई डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब उसकी बॉडी के अंदर जाता भी है तो वो माइक्रोब हमारी बॉडी क्या कर देगी, उसको ख़त्म कर देगी। ये जो पल्स पोलियो प्रोग्राम है एक्चुअल में क्या है कि ये जानबूझ के चलाया जाता है ताकि बॉडी को इसके अडेप्ट किया जा सके। A worldwide campaign against smallpox has finally led to eradication from most part of the world। जो स्मॉलपॉक्स है उसको बिल्कुल क्या कर दिया गया है, अभी वैक्सीनेशन के थ्रू पूरे वर्ल्ड से रिमूव कर दिया गया है।
These days vaccines are made on the large scale from microorganism to protect humans and other animals from several diseases। अभी क्या है, बहुत तरह की वैक्सीन बनाई जा रही है हमारी, जिससे किसको बचाया जा सके, ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को और हमारे प्लांट्स को भी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इंक्रीजिंग सोयल फर्टिलिटी। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, सोयल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, क्योंकि क्या करते हैं वो, जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, वो यूजेबल फॉर्म विच आर यूज्ड बाय आवर प्लांट्स, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा हमारा, उसको प्लांट उसको यूज़ करेंगे, और प्लांट यूज़ करेंगे तो क्या है, मतलब एक तरह से हमारे सोइल की क्या हो गई है, फर्टिलिटी इंक्रीज हो गई है। इसलिए इनको हम बैक्टीरियाज को क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इसका क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे क्लीन करते हैं, आपने देखा होगा जो भी आपका किचन का वेस्ट है, प्लांट वेस्ट है, वेजिटेबल वेस्ट है, फ्रूट वेस्ट है, वो सारा क्या करते हो आप, उसको कलेक्ट करके और कहीं पे उसको डिस्पोज कर देते हो। और डिस्पोज करने के लिए हमने क्या कर लिया, एक पिट खोद ली है, एक गड्ढा खोद लिया है, उसके अंदर हमने ये जो भी वेस्ट है वो डाल दिया है। वेस्ट डालने के बाद कुछ दिनों के बाद, आफ्टर 1 वीक 2 वीक, आप चेक करेंगे जो भी आपने वेस्ट डाला था वो वेस्ट किस में कन्वर्ट हो गया है, मैन्योर में कन्वर्ट हो गया, एक तरह से खाद बन गया है। और वो खाद बनाया किसने है, उसको गलाया सड़ाया किसने है, उसको डिकम्पोज किसने किया है, उसको डिकम्पोज किया हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि हमारा जो भी जितना भी वेस्ट है उसको एक तरह से निपटाने का काम कौन करता है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये काम ना करे तो हमारी अर्थ के ऊपर बहुत सारा वेस्ट बढ़ जाएगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक बहुत अच्छा रोल है हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए। अब जैसे मान लिया अब आपके पास एक तो है आपका ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक में मतलब जो आपका वेस्ट गल सड़ जाए, जो प्लांट से वेस्ट मिले आपको, जो एनिमल का वेस्ट हो, उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक वेस्ट। इनऑर्गेनिक में क्या आएगा, जैसे आपके पास प्लास्टिक है, आपके पास ग्लास है, मेटल्स हैं, ये क्या है, इनको हमारे बैक्टीरिया या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो एक्टिविटी 2.5 में आपको यही बताया गया है कि आपको क्या करना है, आपको 2 पोर्ट लेने हैं, जिसके ऊपर एक के ऊपर आपको ए मार्क कर देना है, एक के ऊपर आपको बी मार्क करना है। एक में आपको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालना है, प्लांट वेस्ट, और दूसरे में आपको प्लास्टिक की बोतल, ग्लास की बोतल, प्लास्टिक के टॉय डालने हैं। 3-4 वीक के बाद आपको ऑब्जर्व करना है। तो आपको क्या नजर आएगा, क्या डिफरेंस नजर आएगा आपको, कि जो आपका ए पोर्ट था जिसके अंदर आपने क्या डाला था, ऑर्गेनिक वेस्ट, वो तो क्या हो गया है, सारा का सारा डिकम्पोज हो गया है, और उससे क्या बन गया, आपका मैन्योर बन गया है। और वो मैन्योर बना कैसे है, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। और जो न्यूट्रिएंट है वो जो मैन्योर की फॉर्म में आपके पास न्यूट्रिएंट आए हैं उसको दोबारा से कौन यूज़ कर लेगा, हमारे प्लांट्स यूज़ कर लेंगे। लेकिन जो हमारा पोर्ट बी था, जो दूसरा गमला था हमारा बी था, उसके अंदर जो बोतल वगैरह, प्लास्टिक वगैरह डाला था हमने, ग्लासेस डाला था, उसके अंदर हमें कोई चेंज नज़र नहीं आएगा। तो मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उन पे एक्ट नहीं कर पाएंगे, उनको वो मैन्योर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो आगे बताया गया आपको कि बहुत सारे जो हमारा डेड ऑर्गेनिक मैटर है, जो डिकेइंग प्लांट हैं और जो डेड एनिमल्स हैं, वो कुछ टाइम के बाद डिसअपियर हो जाते हैं। जैसे कि कोई एनिमल मरा, उसको कुछ दिनों के बाद आपने ऑब्जर्व किया, वो क्या है, जहाँ पे आपने उसको देखा था वो वहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, कहाँ गया वो एनिमल, जो डेड एनिमल था, जो प्लांट था, जो लीव्स वगैरह गिरे मिट्टी के ऊपर, कहाँ गए वो लीव्स, वो सारे कहाँ पे मिक्स हो गए, हमारी सोइल के अंदर। और वो किस तरह का वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट। और जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किसको डिकम्पोज कर सकते हैं, ओनली ऑर्गेनिक वेस्ट को। इसलिए ये क्या है, हमारे एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। ये सभी क्या किया हमने, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, आज की वीडियो में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कितने हमारे टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं, फिर उसके हमने डायग्राम चेक किए, फिर उसके बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे फ्रेंड कैसे हैं, कैसे इससे हम फूड प्रोडक्ट बनाते हैं, कैसे वैक्सीन तैयार करते हैं, कैसे इससे हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, कैसे ये एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, क्या क्या रोल है इनका, कैसे इससे हम अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं। तो ये सारा क्या था, यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सारा क्या किया हमने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कैसे ये हमारे लिए हार्मफुल है, कैसे हमें बीमारियां करते हैं, क्या नुकसान है।
प्लांट को क्या नुकसान है, एनिमल को क्या नुकसान है। और यहाँ तक जितने भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं आप अच्छी तरह से उनको नोट कर लेंगे और अपनी एक यहाँ से क्या बना लेंगे, अपने नोट्स रेडी कर लेंगे। हर एक लाइन में, हर एक पॉइंट पे आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि क्या यूज़ है। आप यहाँ से अपने आप से 10 या 15 लाइन भी लिख सकते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये अभी हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हार्मफुल मतलब कैसे ये हमारे लिए नुकसान करते हैं। हमने जैसे चैप्टर के नेम के अंदर देखा तो ये हमारे लिए फ्रेंड भी हैं और फो भी हैं। तो फो कैसे ये हमारे लिए, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज, कई तरीक़ों से ये हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कोज करते हैं, बीमारियां करते हैं, किसके अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी, प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी। सच डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कोज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजन्स। मतलब सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके पैथोजन नहीं है, क्योंकि कुछ हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। कुछ जैसे कि फंगस है, आप खाते भी हो, मशरूम खाते हो आप, फंगस है वो मशरूम, तो वो हमारे लिए क्या है, फ़ायदेमंद है। इसी तरह लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो भी क्या है, कर्ड बनाने के काम आता है, चीज़ बनाने के काम आते हैं, तो ये क्या है, वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, जो हमें नुकसान करते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, पैथोजन्स। पैथोलॉजिकल लैब्स के बारे में सुना होगा आपने। पैथोलॉजिकल लैब्स के अंदर क्या होता है, वहाँ पे आपके पैथोजन्स को ही टेस्ट किया जाता है कि कौन सी जो आपको बीमारी है वो किस पैथोजन की वजह से हुई है, बैक्टीरिया की वजह से है या फिर किसी फंगस की वजह से है या प्रोटोजोआ की वजह से है। तो ये है आपका पैथोजन्स। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, इसके अलावा बीमारी तो करते ही हैं ये, हमारा जो खाना है उसको भी क्या कर देते हैं, ये स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं हमारे खाने को, क्लॉथ को और इसके अलावा लेदर को। जो हमारा लेदर है उसके अंदर भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेदर को भी ख़राब कर देते हैं। क्लॉथ्स के ऊपर भी जैसे फंगस वगैरह लग जाती है तो कपड़े भी हमारे क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला है लेट अस स्टडी मोर अबाउट दीज हार्मफुल एक्टिविटीज़। इन एक्टिविटीज़ के बारे में अब हम क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कोज करते हैं, कौन सी डिजीज़ कोज करते हैं, इसके बारे में। तो देखिए आगे क्या है हमारा, डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बींग्स के अंदर जो डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे डिजीज़ फैलाते हैं, किस तरह से वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, क्या हमारे बॉडी को उससे नुकसान होता है। तो जहाँ पे भी पैथोजन वर्ड आएगा वहाँ पे आपको समझ जाना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है पैथोजन्स। बस ये कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए नुकसान करते हैं, जो हमें डिजीज़ कोज करते हैं। पैथोजन्स एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। जो पैथोजन्स है ये कहाँ से एंटर कर सकते हैं हमारे बॉडी के अंदर, एयर से एंटर कर सकते हैं, क्योंकि हम सांस लेने के लिए किसका यूज़ करते हैं, एयर का यूज़ करते हैं। दी वाटर वी ड्रिंक, वाटर के थ्रू भी हमारी बॉडी के अंदर ये जा सकते हैं। द फूड वी ईट, और जो खाना हम खाते हैं उससे भी ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, मतलब खाने से, पानी से और एयर से, किसी भी मीन्स से ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। मान लिया कि किसी के अंदर ये पैथोजन किसी की बॉडी के अंदर एंटर कर चुके हैं और हम उसी पर्सन के कांटेक्ट में आ गए, तो वो क्या होगा, वो पैथोजन उससे जिससे हम कांटेक्ट में आए हैं उससे कहाँ चला जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर। या कोई दूसरा एनिमल था अगर हम उसके कांटेक्ट में आए हैं तो वो पैथोजन वहाँ से उस कैरियर से कहाँ चला जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर। तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट से भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। माइक्रोबियल डिजीज़ डेट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। आपको पता ही होगा कुछ एक डिजीज़ हमारी ऐसी होती है जो इन्फेक्टेड पर्सन से किसके अंदर फैल जाती है, हेल्दी पर्सन के अंदर। एयर से भी फैल सकती है, वाटर से भी फैल सकती है, फूड से भी, एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट जैसे कि हैंड शेकिंग वगैरह हो गया। तो ये सब क्या बोलते हैं, इनको हम कम्युनिकेबल डिजीज़, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कम्युनिकेशन से फैल जाएंगी, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू या फिजिकली कॉन्टैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। तो उन डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़। और हम क्या करते हैं, अगर कोई बीमार आदमी है तो हम उसके पास ज़्यादा नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ से वो डिज़ीज़ अगर कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो वहाँ से वो कहाँ आ सकती है, हमारी बॉडी के अंदर। अभी जैसे देखिए कोविड-19 आपका, कोविड-19 भी क्या आपका कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ये क्या होगा, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे किसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, जो हेल्दी पर्सन है। तो इस तरह की डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़। एग्जाम्पल देखिए कम्युनिकेबल डिजीज़ के, कोलेरा हो गया आपका,
कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया आपका, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। तो ये सारी कैसी डिजीज़ है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसमिट हो जाती हैं। ऐसे डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़। तो क्या क्वेश्चन निकल के आया आपका यहाँ से? व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड राइट देयर एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट देखिए उसके बाद, व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम common cold sneeze fine droplet of moisture carrying thousands of virus and spread in the air। देखो होता क्या है, कैसे फैलती है ये बीमारी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर। जैसे कि मान लिया किसी को कॉमन कोल्ड है, जुकाम है किसी को, और अब वो क्या करेगा? स्नीज करेगा, छीकेगा। वो छीकने के बाद क्या होगा? जो उसके अंदर वायरस थे उस इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर, वो छींक के थ्रू जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलेंगी छींक के टाइम पे, वो कहाँ पे एंटर कर जाएंगे? हमारी एयर के अंदर। एयर के अंदर फैल जाएंगे वो, और वो एयर के अंदर जो वायरस फैल गया है, जो भी उस एयर के अंदर ब्रीदिंग करेगा, सांस लेगा जो भी हेल्दी पर्सन, तो एयर के थ्रू कहाँ एंटर कर जाएगा? जो हेल्दी पर्सन है उसकी बॉडी के अंदर। तो आप यहाँ से बोल सकते हो, द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड कोज इन्फेक्शन। ब्रीदिंग के टाइम पे वो बॉडी के अंदर एंटर करेगा और क्या करेगा? इन्फेक्शन कोज करेगा। देन हाउ टू डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। तो एक क्वेश्चन बूझो ने आपसे किया है यहाँ पे कि हम कैसे, फिर ये हमें पता है ये एयर के थ्रू भी ये बीमारियाँ फैल रही हैं, तो कैसे हम इन बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। उसके बाद एक आंसर दिया गया है यहाँ पे, देखिए क्या है, वी शुड कीप अ हैंकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। और आपको बताया भी जाता है कि जब भी हम छींकते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या कर लेना चाहिए? अपने नोज़ को और माउथ को क्या कर लेना चाहिए? कवर कर लेना चाहिए, ताकि जो वो ड्रॉपलेट्स है वो ज़्यादा दूर तक एयर के अंदर स्प्रेड ना हो, और जिससे क्या हो? इन्फेक्शन होने के जो चांसेस है वो क्या हो जाए? हमारे कम। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। और हमें पता है अगर किसी को जुकाम वगैरह है या कोई फ्लू है तो हमें उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी चाहिए, क्योंकि अगर उसके ज़्यादा आसपास रहेंगे तो इन्फेक्शन होने के चांस क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। अब उसके बाद है, देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ एक इंसेक्ट हैं और एनिमल्स हैं जो कैरियर का काम करते हैं। कैरियर मतलब इन डिजीज़ को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर स्प्रेड करते हैं, फैला देते हैं। जैसे आपको पता ही होगा मॉस्किटो क्या करते हैं? डेंगू फीवर कोज करते हैं, मलेरिया कोज करते हैं। तो ये क्या करते हैं? जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको बाइट करेंगे, और बाइट करने के बाद जो हेल्दी पर्सन है अगर उसको बाइट किया इन्होंने, तो फिर क्या होगा? जो हमारा इन्फेक्शन है वो कहाँ से कहाँ फैल जाएगा? इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर। और यहाँ पे जो इन्फेक्शन है वो फैलाने का काम किसने किया है? इससे पीछे तो हमने देखा एयर के थ्रू फैला था हमारा इन्फेक्शन, और यहाँ पे जो इन्फेक्शन है उसको किसने फैलाया है? कैरियर्स ने। कैरियर्स मतलब जो डिजीज़ को कैरी करते हैं, लेके जाते हैं एक हेल्दी पर्सन से इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर। सबसे एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल हाउस फ्लाई का है यहाँ पे। हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। वो आपको पता होगा ना, हम अपने खाने वगैरह को ढक के क्यों रखते हैं? मक्खियों को क्यों नहीं बैठने देते हम खाने के ऊपर? क्योंकि ये क्या करती है? कैरियर का काम करती है। ये कहीं से भी डिजीज़ को, ये माइक्रोब्स को उठा के लेके आएंगी और कहाँ पे छोड़ देंगी? हमारे फूड के ऊपर। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज। ये किसके ऊपर बैठते हैं? गंदगी के ऊपर बैठती हैं। एंड एनिमल एक्सक्रीटा, जो एनिमल का वेस्ट है उसके ऊपर बैठेंगी ये, और जो पैथोजेंस होंगे वो क्या हो जाएगा? जहाँ पे भी ये बैठती है गंदगी के ऊपर, वो पैथोजेंस इनकी बॉडी के साथ क्या हो जाएंगे? स्टिक कर जाएंगे, चिपक जाएंगे। यही लिखा हुआ है, पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज। इनकी बॉडी के साथ पैथोजेंस स्टिक कर जाएंगे। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे में ट्रांसफर द पैथोजन। और जब ये हमारे अनकवर्ड फूड के ऊपर बैठेंगे तो उसमें क्या होगा? ये पैथोजेंस इनकी बॉडी से कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा? हमारे फूड के अंदर। तो इस तरह से क्या करते हैं? ये कैरियर्स बीमारियों को फैलाते हैं। Whoever eat the contaminated food is likely to get sick। और जो भी उस contaminated food को खाएगा, contaminated मतलब जिसके ऊपर क्या आ चुके हैं? हमारे पैथोजेंस। और पैथोजन लेके कौन आया है वहाँ पे फूड के ऊपर? ये कैरियर्स। और कैरियर्स में भी हमने एग्जाम्पल किसका किया है? हाउस फ्लाई का। तो ये जो भी अगर ऐसा फूड खाएगा कंटेमिनेटेड फूड, तो वो क्या हो जाएगा? फिर बीमार हो जाएगा। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। तो इसलिए हमेशा क्या बोला जाता है कि हमें हमारे खाने को क्या करना चाहिए? हमेशा ढक के रखना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ द फूड। और अगर मान लिया आपका कोई फूड आइटम अनकवर्ड है तो उसको हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कंज्यूम करने से। दूसरा एग्जाम्पल देखिए कैरियर का क्या है? फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। सभी ने नाम सुन रखा होगा इसका, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। और ये क्या करता है? मलेरिया पैरासाइट है ये, मतलब ये एक मलेरिया डिजीज़ को फैलाता है। और पैरासाइट का नाम क्या है इसके अंदर? प्लाज्मोडियम।
तो एनोफ्लिस मॉस्किटो क्या करेगा, कौन सी डिजीज़ कोज करता है, मलेरिया डिजीज़। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका फीमेल एडिस मॉस्किटो। फीमेल एडिस मॉस्किटो क्या फैलाता है, कौन सी डिजीज़ फैलाता है, इट इज़ अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। ये डेंगू वायरस का कैरियर है। तो वो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि जो मलेरिया डिजीज़ है वो किसकी वजह से फैलती है, आपके प्रोटोजोआ की वजह से, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से। और जो डेंगू फीवर है वो कैसी डिजीज़ है, आपकी वायरल डिजीज़। आपको एक यहाँ से एग्जाम्पल पता चला है प्रोटोजोअल डिजीज़ का जो कि मलेरिया है, और एक आपका दूसरा एग्जाम्पल पता चला आपको वायरल डिजीज़ का जो कि क्या है, आपका डेंगू फीवर। और फैलाता कौन है, इसका कैरियर कौन है, एडिस, फीमेल एडिस मॉस्किटो। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। आप कैसे इसको फैलने से बचा सकते हो, मलेरिया डिजीज़ को और डेंगू डिजीज़ को। देखिए कैसे बचा सकते हैं हम इसको। वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। आपको क्या बोला जाता है कि कहीं पे भी हमारे आसपास हमें क्या करना चाहिए, वाटर को कलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, जो हमारे मॉस्किटोज़ हैं वो एग्स ले करते हैं, अंडे देते हैं वो, और वहाँ उसके लिए जो ब्रीडिंग होगा वो क्या होगा, ब्रीडिंग प्लेस हो जाएगा मॉस्किटोज़ के लिए, और जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन होगा वो क्या होगा, बढ़ने के चांस हो जाएंगे। तो आगे देखिए क्या बोला गया है, ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर। जो मॉस्किटोज़ हैं वो ब्रीडिंग कहाँ पे करते हैं, अंडे वगैरह कहाँ देते हैं, वो वाटर के अंदर। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनी वेयर। इसलिए हमें कहीं पे भी वाटर को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। लाइक इन कूलर्स, कूलर का भी जो हमें वाटर है वो क्या करना चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे साफ़ करते रहना चाहिए। टायर वगैरह हैं, फ्लावर पॉट है, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमारे मॉस्किटो ब्रीड करते हैं। तो ऐसा कोई भी जगह है जहाँ पे आपका वाटर इकट्ठा होता है तो वहाँ पे आपको वाटर को इकट्ठा होने से अवॉइड करना चाहिए। बाई कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन, और क्या रखना चाहिए आपको, अपना सराउंडिंग साफ़ सुथरा रखना चाहिए। एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज़ फ्रॉम ब्रीडिंग, और अपने एनवायरनमेंट को हमें कैसा रखना चाहिए, ड्राई। अगर ज़्यादा गीला होगा, पानी ज़्यादा होगा तो मॉस्किटोज़ वहाँ से ज़्यादा ब्रीड करेंगे, ज़्यादा आएंगे वहाँ पे, इन्फेक्शन क्या होगा वहाँ पे, ज़्यादा होगा। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ द मेजर विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ द मलेरिया। तो हम कैसे काम कर सकते हैं मलेरिया को स्प्रेड होने से, कैसे बचा सकते हैं हम, तो उसके बारे में बात करेंगे हम। आपको पता ही है मलेरिया अगर किससे फैलता है, मॉस्किटो से फैलता है। तो मॉस्किटो को आपको क्या करना है, ब्रीडिंग कम से कम करने देनी है, ताकि वो आगे फिर फर्दर हमारे अंडे लार्वा वगैरह बन के दोबारा जो मॉस्किटो है वो क्या करें, इंसानों को बाइट ना करें। अब हमें एक टेबल दी गई है, इस टेबल के अंदर क्या बताया गया आपको, कुछ एक ह्यूमन डिजीज़ बताई गई हैं जो किसके द्वारा कोज की जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। तो सबसे पहले डिजीज़ का नाम दिया गया आपको फर्स्ट कॉलम के अंदर, उसके बाद सेकंड कॉलम के अंदर आपको कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से वो बीमारी हमें हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किसके थ्रू वो जो बीमारी है वो फैलती है। प्रिवेंटिव मेजर, प्रिवेंटिव मतलब कैसे आप उस बीमारी से बच सकते हैं, कैसे आप उस बीमारी को रोक सकते हो अपने पास तक पहुंचने में। तो देखिए इसके अंदर टेबल के अंदर क्या है, सबसे पहला आपका ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी की बीमारी बोलते हैं। ये किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। और ये फैलती कैसी है, एयर टू एयर, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन अगर एयर के अंदर स्नीजिंग वगैरह करेगा तो वो किसके अंदर चली जाएगी, हेल्दी पर्सन के अंदर। मीज़ल्स, ये किसके थ्रू फैलते हैं, वायरस के थ्रू। चिकन पॉक्स, ये भी कैसी डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है। पोलियो, पोलियो की आपने ड्रॉप्स वगैरह भी पी होंगी बचपन में, तो पोलियो भी कैसी डिजीज़ है आपकी, वायरल डिजीज़ है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन सभी का क्या है आपका, एयर है। और जो चिकन पॉक्स है वो कॉन्टैक्ट से भी फैलती है, एयर से भी फैलती है, एयर के साथ साथ वो फिजिकल जो हम कॉन्टैक्ट करते हैं, अगर किसी को चिकन पॉक्स बीमारी है और उसको हमने टच कर लिया, हैंड शेक कर लिया, तो वहाँ से वो जो वायरस है वो कहाँ एंटर कर जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर। लाइक पोलियो, पोलियो किससे फैलती है आपकी, एयर से फैलती है और इन्फेक्टेड वाटर से फैलती है। अगर मान लिया पोलियो का वायरस पानी के अंदर चला गया है और वो पानी आपने अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम कर लिया है, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर भी क्या आ जाएगा, पोलियो का वायरस आ जाएगा, और जिससे हमें क्या हो जाएगा, पोलियो डिजीज़। अब उसके बाद हैं जितने भी हमारी ये वायरल डिजीज़ हैं, इनसे हम कैसे बच सकते हैं। देखो एयर के थ्रू जो बीमारी फैल रही है वो तो क्या बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि एयर में तो हम क्या है, हर टाइम एयर के अंदर सांस लेना है हमें, तो कैसे हम बच सकते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप देखिए इन्होंने क्या बोला है, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। अभी चल रहा है ना आपका कोविड-19 की वजह से आइसोलेट कर रखा है सभी को। आइसोलेशन किस लिए, मतलब अलग कर देना हमें सभी से, जिसको भी इस तरह की बीमारी है जो कि दूसरे के अंदर जल्दी से एयर के थ्रू फैल रही है, तो हमें उस
जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको क्या करना चाहिए, अलग थलग करके रखना चाहिए। उसको अलग से रखेंगे हम तो क्या होगा, जो दूसरे पर्सन है उसके अंदर वो बीमारी फैलने के चांस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर। जो पर्सनल बिलोंगिंग है मतलब जो भी चीज़ें हैं पेशेंट की, लाइक उसका फ़ोन है या कोई भी उसका जो आइटम है, उसको हमें टच करने से बचना चाहिए, क्योंकि उसको किसने टच किया होगा, उस पेशेंट ने टच किया होगा, और उस टच के थ्रू वो कहाँ आ जाएंगे, वो वायरस हमारी बॉडी के अंदर। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट द सुटेबल एज। और अगर हमें पता है ये डिज़ीज़ की अगर हमारे पास वैक्सीनेशन है तो हमें जो स्टार्टिंग एज होती है अपनी, उसके अंदर क्या कर लेना चाहिए, वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए इस तरह की डिज़ीज़ की, क्योंकि टीबी, मीज़ल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो, इन सभी की हमारे पास वैक्सीनेशन क्या है, अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कोलेरा और टाइफाइड, ये दोनों कैसे हैं आपकी बीमारियां, बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, और किसके थ्रू फैलती हैं, वाटर के थ्रू। और जो कोलेरा है वो फूड के थ्रू भी फैलता है। कैसे हम इससे बच सकते हैं, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, मतलब हमें क्या रखना चाहिए, अपने हैबिट जो अपना एनवायरनमेंट है वहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा देखो फूड से भी फैल रही है कोलेरा, तो क्या करना चाहिए, आपको कैसा फूड खाना चाहिए, जो कि अच्छी तरह से आपका कुक्ड फूड हो, और जो आपको वाटर है वो कैसा ड्रिंक करना चाहिए, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। देखो वो डॉक्टर बोलते हैं ना कई बार कि जैसे कि कोई भी अगर पेशेंट है तो इसको ना पानी उबाल के दीजिए। क्यों बोलते हैं वो पानी उबालने के लिए, ताकि जो पानी के अंदर जितने भी हमारे बैक्टीरिया हैं वो उबलने के बाद क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। और उसके अलावा वैक्सीनेशन तो है ही हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन जो कि हमें ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस एक लीवर से रिलेटेड बीमारी है। ये किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है, और ये हमारी बॉडी में एंटर किसके थ्रू करती है, वाटर के थ्रू। तो अब देखो पानी के थ्रू भी हमारी बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं, तो हमें पानी का साफ ध्यान रखना चाहिए कि कैसा पानी हम ड्रिंक करें। हमें कैसा पानी ड्रिंक करना चाहिए जो कि हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोब्स को ना लेके जाए, मतलब हमें पानी कैसा यूज़ करना चाहिए, सुटेबल ड्रिंकिंग वाटर जो कि प्योर फॉर्म में हो। तो इसमें देखो अगर पानी से बीमारी फैल रही है तो क्या होगा, आपको पानी ही ऐसा पीना पड़ेगा। ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, हमें कैसा पानी चाहिए, पीना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर बॉइल्ड फॉर्म में। और इसके अलावा वैक्सीनेशन तो ऑप्शन है ही हमारे पास। नेक्स्ट है उसके बाद मलेरिया। मलेरिया कैसे डिजीज़ है जो किसकी वजह से फैलती है, प्रोटोजोआ की वजह से, और कैरियर कौन है इसका, मॉस्किटोज है। तो क्या करेंगे आप, नेट यूज़ करेंगे, ठीक है, मच्छरदानी बोलते हैं जिसको हम, रेपेलेंट्स यूज़ करेंगे, मॉस्किटो रेपेलेंट जो ऑल आउट वगैरह आप यूज़ करते हैं। स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटो बाय नॉट अलोविंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। और आपको क्या करना है, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना, करते हैं ना जैसे गवर्नमेंट, जैसे मॉस्किटो का जब टाइम आता है बारिश वगैरह के टाइम पे, तो क्या किया जाता है, इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया जाता है। और आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो, कूलर वगैरह के अंदर पानी है उसको इकट्ठा आपको नहीं होने देना है, रेगुलर इंटरवल्स के अंदर क्या करते रहना है, उसको चेंज करते रहना है। तो ये था हमारा सारा कि क्या कौन कौन सी डिजीज़ है, क्या कैरियर है, कैसे इनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ कॉमन डिजीज अफेक्टेड ह्यूमन, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जनरल मेथड ऑफ प्रिवेंशन। हाँ यही रीड किया हमने ऊपर सारा अभी। अब नेक्स्ट है इसके अंदर आपका डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। अभी तो हमने सारा किया था क्या, ह्यूमन बींग्स के अंदर डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अभी हम करेंगे एनिमल्स के अंदर। तो जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमें इन्फेक्ट नहीं करते, ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्शन नहीं करते ओनली ये, इसके अलावा जो हमारे दूसरे एनिमल्स हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं, उनको भी क्या करते हैं, ये इन्फेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे साइड में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, रॉबर्ट कोच डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रैक्स विच कोज एंथ्रैक्स डिजीज। एंथ्रैक्स एक डिजीज़ है जो किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है, और बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैसिलस एंथ्रैक्सिस। ये क्या है, बैक्टीरिया का नाम है जो ये डिजीज़ कोज करता है in other animals. Example is a dangerous human and cattle disease caused by bacterium. एंथ्रैक्स क्या है, एक डेंजरस ह्यूमन और कैटल डिजीज़ है। कैटल में मतलब क्या है, जो हमारे काव हैं, बफेलोज हैं, उनको हो जाती है ये एंथ्रैक्स डिजीज़। इसके अलावा यहाँ पे एक देखो बैक्टीरियम वर्ड लिखा गया है। बैक्टीरिया और बैक्टीरियम में क्या डिफरेंस है, बैक्टीरिया तो है आपका प्लूरल फॉर्म, मतलब कई सारे बैक्टीरिया की बात हो रही है, और बैक्टीरियम का मतलब है यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर तो हम यहाँ पे सिंगुलर यूज़ करेंगे, कोई पर्टिकुलर
डिजीज़ बतानी हमें तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे। इसके अलावा और कौन सी डिजीज़ है जो हमारे एनिमल के अंदर हो जाती है, फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज़ कोज्ड बाय आ वायरस। मतलब आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन गया है कि फुट और जो माउथ डिजीज़ है वो कैसी डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, कैसी है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका, कैसी डिजीज़ है, ये एक वायरल डिजीज़ है और ये हमारे कैटल्स के लिए बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है, मुंह खुर की बीमारी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट है आपका डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो हमारे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कौन कौन सी डिजीज़ कोज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज डिजीज़ इन प्लांट लाइक, कौन कौन से प्लांट में डिजीज़ कोज करते हैं ये, वीट है, राइस है, पोटैटोज़ है, शुगर केन है, ऑरेंज है, एप्पल है और कुछ एक हमारे और भी प्लांट्स हैं। तो इससे क्या होगा, जब ये बीमारी लग जाएगी हमारे प्लांट्स के अंदर तो हमारे जो प्लांट्स की जो यील्ड है, जो उपज है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, हमारे मतलब जो प्लांट है, बहुत सारे प्लांट, हमारा जो फूड है वो वेस्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन डिजीज़ को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। कैसे कंट्रोल करते हैं हम, बाय द स्प्रेइंग ऑफ द इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड, जिससे क्या होगा, हमारे जो यील्ड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अब देखिए, सम कॉमन प्लांट डिजीज कोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर जो भी हमारे खट्टे फ्रूट होते हैं उसके अंदर ज़्यादातर जो ये बीमारी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिट्रस कैंकर। किसकी वजह से होती है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है ये। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, एयर के अंदर ये डिजीज़ के जो बैक्टीरिया हैं वो फैल जाते हैं। नेक्स्ट है आपका रस्ट ऑफ वीट। रस्ट ऑफ वीट भी क्या है, आपकी एक प्लांट डिजीज़ है। किसकी वजह से होती है, ये फंगस की वजह से होती है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, एयर भी है और साथ में क्या है, सीड्स भी है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे येलो मोजेक, वेन मोजेक ऑफ भिंडी। भिंडी को हम ओकरा भी बोलते हैं और ये कैसी डिजीज़ है, ये भिंडी के अंदर होती है ये डिजीज़, वायरल डिजीज़ है ये। और ये किसकी वजह से फैलती है, इंसेक्ट्स की वजह से फैलती है। और हम क्या करेंगे, केमिकल्स का यूज़ करते हैं इन इंसेक्ट्स को या फिर जो भी हमारे डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट के अंदर डिजीज़ फैलाते हैं, केमिकल्स का यूज़ करके उसको हम क्या करते हैं, किल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या है, देखो कई बार हुआ भी होगा आपके साथ, डॉक्टर के पास जाते हो, आपको वोमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है तो डॉक्टर बोलते हैं आपको फूड पॉइजनिंग हुआ है। तो क्या मतलब है इस फूड पॉइजनिंग का, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी से बताया गया है। बूजो है जिसके अंदर, बूजो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी। बूजो को उसके फ्रेंड ने एक पार्टी में इन्वाइट किया एंड ही एट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ। उसने वहाँ पे क्या किया, पार्टी के अंदर खूब जम के उसने खाना खाया, अलग अलग वेराइटीज़ का। ऑन रीचिंग होम, जैसे ही वो घर पहुंचा, ही स्टार्टेड वोमिटिंग, उसको वोमिटिंग शुरू हो गई एंड हैड टू टेकन टू अ हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। डॉक्टर ने बोला जो वोमिटिंग उनको हो रही है उसके पीछे क्या रीज़न है, फूड पॉइजनिंग है। नाउ पहली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन। पहली को वंडर हो गया कि हमने तो खाया तो फूड था, लेकिन फूड पॉइजन में कैसे चेंज हो सकता है, फूड से जहर कैसे बन सकता है। तो अब देखिए इन्होंने यही बोला है, फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड पॉइजनिंग कब होती है, जब हमारे फूड को किसने ख़राब कर दिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने। जैसे कि कोई डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब हमारे फूड के ऊपर आके बैठ गया है या फूड के अंदर एंट्री कर गया है वो एयर से या पानी के थ्रू, तो वो क्या कर देगा, हमारे फूड को क्या कर देता है, पॉइजन कर देता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे फूड के अंदर एंट्री कर चुके हैं वो ग्रो करेंगे, वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे हमारे फूड के अंदर ही, और जिसकी वजह से क्या बनाएंगे, वो टॉक्सिक सब्सटेंस। दीज टॉक्सिक सब्सटेंस मेक द फूड पॉइजन। और ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने बनाए हैं वो हमारे फूड को क्या कर देंगे, पॉइजनस कर देंगे। और जिसकी वजह से हमें क्या होगा, हमने ईट तो क्या किया था, फूड किया था, लेकिन उसके साथ साथ जो भी पॉइजनस हमारे माइक्रोब्स ने बना रखा था फूड के अंदर, वो पॉइजन भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया है, जिसकी वजह से हमें क्या होगी, बीमारी हो जाएगी, सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। और कई बार तो इतने ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस बना देते हैं माइक्रोब्स की आदमी की क्या हो जाती है, डेथ तक हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फूड को प्रिजर्व करना पड़ेगा, कहाँ से, किससे बचाने के लिए, इन माइक्रोब से बचाने के लिए। तो कैसे हम फूड को प्रिजर्वेशन करें। अब देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक यही है, फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन में आपने
प्रिजर्वेशन ऑफ ग्रेन्स आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर किया था कि जो भी कटाई के बाद जो हमारे पास ग्रेन्स आ गए हैं उनको हम कहाँ पे प्रिजर्व कर देते हैं, अपने किसी भी कंटेनर्स के अंदर, आयरन कंटेनर्स के अंदर, ग्रेनरीज के अंदर, साइलोज के अंदर हम उसको, या घरों के अंदर हम पैकेट्स के अंदर उसको क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं, फूड को प्रिजर्व कर देते हैं। वो तो था आपका अनकुक्ड फूड। लेकिन अगर आपका फूड कुक्ड है तो उसको कैसे प्रिजर्व किया जाए। जैसे खाना आपने बना लिया है, जैसे आपने वेजिटेबल बना ली है, तो उस पकी हुई वेजिटेबल को हम कैसे प्रिजर्व करें। घर पे आपने यूज़ करते हुए देखा होगा रेफ्रिजरेटर, फ्रिज यूज़ करते हैं हम, तो जैसे भी जो भी आपका एक्स्ट्रा खाना बच जाता है तो हम उसको कहाँ पे स्टोर कर देते हैं, उसको हम फ्रिज के अंदर स्टोर कर देते हैं। फ्रिज के अंदर क्यों स्टोर करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे क्या होता है, कम होता है, और कम टेम्परेचर के अंदर जो हमारे माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ क्या है, जल्दी से नहीं हो पाती है, इसलिए वो हमारे खाने को ख़राब नहीं कर पाते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या लिखा है, यू नो डेट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मोइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। अगर ब्रेड को कई दिनों के लिए रख दिया गया है तो उसके ऊपर कौन अटैक कर देता है, फंगस अटैक कर देती है, और फंगस क्या कर देती है, उस ब्रेड को ख़राब कर देती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैड अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर। और आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा फूड स्पॉइल हो गया है, ख़राब कर दिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, उसका जो टेस्ट है, टेस्ट चेंज हो जाएगा, स्मेल चेंज हो जाएगी, और इवन जो कलर है हमारे फूड का वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज़ अ केमिकल रिएक्शन। उन्होंने क्वेश्चन किया आपसे, क्या फूड का स्पॉइल होना केमिकल चेंज है। यस, इट इज़ अ केमिकल चेंज, क्योंकि जो हमारा फूड पॉइजन बना है वो एक नया सब्सटेंस बना है, और केमिकल चेंज के अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हमेशा एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट देखिए, पहेली bought some mangoes but she could not eat them for a few days. Later she found out that they were spoiled and rotten. इन्होंने क्या बोला है कि पहेली ने कुछ मैंगोज बोट किए हैं, खरीदे उसने, और उसने क्या किया, उन मैंगोज़ को ईट नहीं किया कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों के बाद जब वो उसको खाने के लिए ओपन करती है तो उसको क्या दिखाई दिया वहाँ पे, कि जो सारे मैंगो थे वो ख़राब हो चुके थे, सड़ चुके थे। बट शी नोज डैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक डोंट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन उसको ये भी याद है कि जो उसकी ग्रैंड मदर ने पिकल बनाया है मैंगो का, वो तो लंबे टाइम तक ख़राब नहीं हुआ। वो कंफ्यूज हो गई, जो मैंगो खुद लेके आई है वो तो ख़राब हो गए हैं, जो पिकल उसकी ग्रैंड मदर ने बनाया था मैंगो का, सेम वही मैंगो ही है, तो वो ख़राब नहीं हुआ है, तो वो क्या है, यहाँ पे कंफ्यूज है। तो अब यही बताया गया है कि कैसे हमारा जो पिकल है वो ख़राब नहीं होता है, मतलब हम उसके अंदर क्या ऐड करते हैं, कुछ एक फूड प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव मतलब जो कि हमारे खाने को लंबे टाइम तक सेव रखते हैं, खाने को लंबे टाइम तक ख़राब होने से बचाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव। और ये जो मेथड्स हैं हम घर पे भी अप्लाई करते हैं। तो देखिए सबसे पहले केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या है, सोल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपको ध्यान होगा जैसे कि हम अचार वगैरह डालते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, ऑयल मिक्स करते हैं हम और सोल्ट मिक्स करते हैं। तो जो ऑयल और सोल्ट है ये क्या करते हैं, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को होने से स्टॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा खाना क्या है, लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहता है। और इनको ऑयल को और एडिबल सोल्ट्स को हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव। We add salt and acid preservative to pickle to prevent the attack of microbes. हम क्या ऐड करते हैं, अपने सोल्ट और एसिड ऐड करते हैं पिकल्स के अंदर, और जो क्या करता है, हमारे जो पिकल वगैरह है उसको लंबे टाइम तक सेव रखता है। सोडियम बेंजोएट, इसके अलावा ये कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव आपके, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये भी क्या है, हमारे प्रिजर्वेटिव है। इनका यूज़ हम कहाँ करेंगे, जैम के अंदर, स्क्वैशेस के अंदर, ताकि वो हमारे लंबे टाइम तक स्टोर रख सकें उनको हम। अब देखो आपको जैसे कि जैम वगैरह है उसके अंदर तो हम ऑयल नहीं डाल सकते, सोल्ट नहीं डाल सकते, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए क्या किया जाता है, इन केमिकल्स को यूज़ किया जाता है, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या है आपका, नमक है। नमक से हम कैसे प्रिजर्वेशन करेंगे, नमक से हम प्रिजर्वेशन कर सकते हैं मीट का, फिशेस का, और इससे क्या होगा कि जो सॉल्ट है वो क्या करेगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ को होने से रोक देगा। सोल्टिंग इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रो मैंगोज और टैमरिड। इमली है, आंवला है और मैंगोज़ है, जो कच्चे आम है, उसको भी प्रिजर्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उनके अंदर सोल्ट ऐड कर देते हैं। सोल्ट कौन सा, जो हम कंज्यूम करते हैं, जो एडिबल सोल्ट है उसी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे।
नेक्स्ट है आपका प्रिजर्वेशन बाय शुगर। हम जैम है, जेलीज है, स्क्वैशीज़ है, उनको प्रिजर्व करने के लिए उनके अंदर क्या ऐड कर देते हैं, शुगर ऐड कर देते हैं। और शुगर क्या करती है, जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको कम कर देगी, और जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया वगैरह है जो हमारे फूड को स्पॉइल करते हैं उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, इनिबिट का मतलब कम हो जाएगी, रुक जाएगी हमारे बैक्टीरियाज की ग्रोथ। किसकी वजह से, शुगर की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनीगर। हम अपने खाने को, अपने फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, ऑयल और विनेगर का यूज़ करके। ऑयल का जैसे आपको पता है मस्टर्ड ऑयल हम यूज़ करते हैं, विनेगर जिसको हम सिरका बोलते हैं, पिकल्स के अंदर डाला जाता है। ये क्यों डाला जाता है, क्योंकि जो आपका ऑयल है और जो एसिड है उसके अंदर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकते, वो लंबे टाइम तक जिंदा नहीं रह सकते। अगर हम ऑयल ऐड करेंगे और विनेगर ऐड करेंगे तो बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे जो फूड है वो लंबे टाइम तक हम स्टोर रख पाएंगे। वेजिटेबल, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। इस मेथड से कई बार हम वेजिटेबल्स को, फ्रूट को, फिशेस को और मीट को भी क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। ये तो हम घर पे डेली यूज़ करते ही हैं। कभी हम क्या करेंगे, खाने को बचाने के लिए गर्म कर देंगे, कभी उसको ठंडा कर दिया जाएगा, फ्रिज में रख दिया जाएगा। आपने देखा होगा ना, जैसे हम क्या करते हैं, मिल्क को बॉयल करके रखते हैं। बॉयल करके क्यों रखा जाता है, क्योंकि बॉयल करने से जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाएंगे, और जो हमारा दूध है वो लंबे टाइम तक हमारा स्टोर रख पाएंगे हम। नेक्स्ट देखिए इसके बाद सिमिलरली वी कैप आवर फूड आइटम इन द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए इसके अंदर क्या बोला गया है, वाई डज द मिल्क डैट कम इन द पैकेट्स नॉट स्पॉइल। जो हम पैकेट्स के अंदर जो मिल्क लेके आते हैं वो जल्दी से स्पॉइल नहीं होता, जल्दी से ख़राब नहीं होता। माई मदर टोल्ड मी डैट द मिल्क इज़ पास्चुराइज्ड। उन्होंने बोला है कि जो इनकी मदर है इस बच्चे की जिसने क्वेश्चन किया है, उन्होंने बोला है कि जो ये मिल्क आता है आपका पैकेट्स के अंदर, ये मिल्क कैसा है, पास्चुराइज्ड मिल्क है। तो उसने क्वेश्चन किया कि ये पास्चुराइजेशन होता क्या, आप खुद चेक करना कि जो भी हमारे मिल्क के पैकेट्स हम लेके आते हैं मार्केट से उनके ऊपर लिखा होता है पास्चुराइज्ड मिल्क। तो इस पास्चुराइजेशन का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पास्चुराइजेशन। देखिए क्या है, पास्चुराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग। जो पास्चुराइज्ड मिल्क है उसको हम बगैर बॉयल करके एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्री होता है हार्मफुल माइक्रोब से। अब पास्चुराइजेशन देखिए होता क्या है, इसके अंदर क्या किया जाता है, जो मिल्क है उसको 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है। कितने टाइम के लिए गर्म किया जाता है, 15 to 30 सेकेंड, मतलब कम ही टाइम के लिए क्या किया जाएगा, मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाएगा। एंड देन सडनली चिल्ड, और उसको फिर क्या किया जाएगा, पहले तो गर्म किया जाएगा, फिर उसको एकदम से ठंडा कर दिया जाएगा, और फिर उसको क्या कर दिया जाएगा, स्टोर कर दिया जाएगा। तो ऐसे क्या होगा, एकदम से पहले हमने क्या किया, दूध को गर्म किया है, फिर उसको ठंडा कर दिया है, तो ऐसे में जो माइक्रोब्स हमारे मिल्क के अंदर प्रेजेंट थे वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। और माइक्रोब किल हो गए तो क्या होगा, हमारे दूध को जो स्पॉइल है वो कौन करता है, माइक्रोब से स्पॉइल करते हैं। अगर हमने इस माइक्रोब को ही किल कर दिया तो क्या होगा, हमारा जो दूध है वो लंबे टाइम तक खराब नहीं होगा। तो बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ऐसा करने से क्या होगा, हमारी जो माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पास्चुराइजेशन। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। उसी के नाम पे इसको पास्चुराइजेशन नाम दिया गया। लुइस पास्चर ने इसको डिस्कवर किया था, तो इसी के नाम पे क्या रख दिया गया है, प्रोसेस का नाम रख दिया गया है पास्चुराइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टोरेज एंड पैकिंग। स्टोरेज क्या करते हैं, खाने के जो हमारे जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं या कुछ एक हमारी वेजिटेबल्स हैं, वो आपने चेक किया होगा मार्केट के अंदर ना, उसको एयर टाइट पैकेट्स के अंदर डाल दिया जाता है। एयर टाइट पैकेट्स के अंदर क्या होगा कि जो हमारे जो फूड आइटम्स हैं वो क्या होंगे, एयर के कंटेक्ट में नहीं आएंगे। और एयर के कंटेक्ट में नहीं आएंगे तो क्या होगा, जो माइक्रोब्स हमारे कहाँ पे प्रेजेंट थे, एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे फूड आइटम को ख़राब नहीं कर पाएंगे। तो ये भी क्या था आपका एक मेथड ऑफ स्टोरिंग ऑफ फूड आइटम्स। ये सारे आपके क्या हैं, देख लिया होगा आपने, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, पास्चुराइजेशन, स्टोरेज एंड पैकिंग। ये सब क्या थे हमारे, कैसे हम अपने फूड को क्या करें, प्रिजर्व करें। फूड प्रिजर्वेशन के हमारे पास क्या थे, मेथड्स थे। इसके बाद जो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक हमारा बचा हुआ है, डेट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब देखो आपको पता है कि जो हमारी एयर है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी गैस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। 78% है इसकी, हमारे टोटल एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन ही है।
तो इससे पहले जो क्लासेस थी आपने उसके अंदर किया होगा कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम, 6-7 क्लास में किया होगा आपने कि वो क्या करता है, जो हमारी लेग्यूमिनस प्लांट है, लेग्यूमिनस प्लांट मतलब जो हमारी दालें वाले प्लांट है जिसको हम दलहन प्लांट बोलते हैं, उनके अंदर क्या करता है, वो नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो कैसे करता है वो फिक्स, कहाँ पे प्रेजेंट होता है वो बैक्टीरिया, मतलब पूरा प्रोसेस बताया जाएगा इसमें आपको कि कैसे फिक्सेशन होगी आपके नाइट्रोजन की। क्या लेग्यूमिनस प्लांट के अलावा भी कोई और प्लांट है जो हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, या लेग्यूमिनस प्लांट ही है जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है, ये सारा बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम इसमें। सबसे पहले देखिए आप क्या लिखा हुआ है ये कि जितने भी हमारे यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 एंड 7th में आपने राइजोबियम के बारे में पढ़ रखा है। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द लेग्यूमिनस प्लांट। ये क्या करता है राइजोबियम बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है किन प्लांट्स के अंदर, लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर, लेग्यूमिनस मतलब पल्सिस प्लांट के अंदर। Recall that the rhizobium live in the root nodules of the leguminous plant। जो हमारा बैक्टीरिया है राइजोबियम, ये कहाँ पे रहता है, जो भी हमारे लेग्यूमिनस प्लांट है, जैसे मान लिया हमने एक लेग्यूमिनस प्लांट ड्रॉ कर लिया है, इसकी जो ये रूट्स हैं, रूट्स के अंदर छोटी छोटी गांठें होती हैं, इन गांठों को हम बोलते हैं रूट नोड्यूल्स। क्या है ये रूट नोड्यूल्स, और इन रूट नोड्यूल्स के अंदर कौन रहता है, आपका बैक्टीरिया रहता है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, राइजोबियम। जितने भी रूट नोड्यूल्स हैं इन सभी के अंदर क्या प्रेजेंट है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये हमने रूट नोड्यूल्स शो किए हैं यहाँ पे। और क्या करेगा वो, आगे बताया गया है इसके अंदर, सच एज बीन एंड पीज, ये एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको लेग्यूमिनस प्लांट्स के, विद विच इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। मतलब जो प्लांट है और जो बैक्टीरिया है उनके बीच का रिलेशनशिप कैसा है, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, जिसके अंदर क्या है, दो ऑर्गेनिज्म इकट्ठा रहते हैं और दोनों ही ऑर्गेनिज्म को क्या रहेगा यहाँ पे फ़ायदा रहेगा। जैसे कि देखिए आपका जो प्लांट है और जो बैक्टीरिया है, दोनों को क्या फ़ायदा होने वाला है, प्लांट को तो क्योंकि बैक्टीरिया नाइट्रोजन सप्लाई करेगा तो प्लांट को नाइट्रोजन मिलेगी, एक तरह से प्लांट को न्यूट्रिएंट मिल रहा है, प्लांट का फ़ायदा है उसको न्यूट्रिएंट मिल रहा है। और जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को क्या फ़ायदा हुआ, बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह मिल गई है और उसको खाना मिलेगा वहाँ पे, तो ये सारा क्या है, आपके बैक्टीरिया को फ़ायदा है। तो क्या हुआ यहाँ पे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गई है। सिम्बायोटिक मतलब दो ऑर्गेनिज्म है इकट्ठा रहेंगे और दोनों ही बेनिफिटेड होंगे, म्यूचुअली बेनिफिटेड, दोनों को ही फ़ायदा होगा। तो इस तरह की रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और इसके अलावा एक तो आपके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन है वहाँ से हुआ है, और दूसरा आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ से होता है, लाइटनिंग से। जब लाइटनिंग होती है आपकी तो उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स के अंदर। और आपको पता होगा कि जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है उसकी अमाउंट है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। मतलब कांस्टेंट कैसे रहेगी, क्योंकि बैक्टीरिया उसको यूज़ भी कर रहे हैं तो कम होनी चाहिए हमारी अमाउंट, लेकिन जो बैक्टीरिया उसको यूज़ कर रहे हैं, कुछ एक बैक्टीरिया हमारे ऐसे भी हैं जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हो उसको दोबारा से किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस के अंदर। तो एक साइकिल चलती रहती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इसलिए जो अमाउंट है, जो नाइट्रोजन की अमाउंट है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, वो हमेशा क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। यहाँ पे आप जो पिक्चर देख पा रहे हैं वो है आपके रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। इसके अंदर जो आपको छोटे छोटे ये दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे क्या हैं, आपके रूट नोड्यूल्स। ये सब आपको क्या नज़र आ रहे हैं, रूट नोड्यूल्स। और इन रूट नोड्यूल्स के अंदर कौन रहता है, आपके बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का नाम क्या है, राइजोबियम। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या है, सबसे पहले आप डायग्राम में चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद बताएंगे आपको। देखिए सबसे पहले आपका एटमॉस्फेयर, ऊपर आपको जो बॉक्स में दिखाया गया है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लिखा हुआ है, मतलब आपके जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। उसके बाद इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कौन यूज़ करेगा, इसको यूज़ करेगा हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया। ये दिखाया गया ना आपको, इसको कौन ले लेगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और वो क्या कर देगा, इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, वो बैक्टीरिया इसको नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स के अंदर, नाइट्रोजन को क्या किसमें कन्वर्जन किया जाएगा, नाइट्रोजन कंपाउंड्स के अंदर। तो यही है आपका इस स्टेप के बाद क्या है, उस बैक्टीरिया ने क्या कर दिया है, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कंपाउंड्स को, जब नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बनाए गए हैं बैक्टीरिया के द्वारा, वो कहाँ पे डाल दिए जाएंगे बैक्टीरिया के थ्रू, सोइल के अंदर। तो आगे लिखा हुआ आपका कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सोइल।
अब जो सोइल के अंदर जो आपके नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं उसको कौन यूज़ करेगा फर्दर? आपका प्लांट। लिखा हुआ है नेक्स्ट आपका अपटेक बाय द प्लांट्स, क्योंकि नाइट्रोजन एक न्यूट्रिएंट है और उसकी ज़रूरत किसको होती है? प्लांट्स को होती है। तो उसको कौन यूज़ कर लेगा? प्लांट यूज़ कर लेगा। फिर प्लांट से जो नाइट्रोजन है उसको किसकी बॉडी के अंदर भेज दिया जाएगा? एनिमल के अंदर, क्योंकि एनिमल्स क्या करते हैं? प्लांट को ईट करते हैं, तो वो नाइट्रोजन कहाँ चला जाएगा? एनिमल्स के अंदर चला जाएगा। फिर उसके बाद आगे एरो चेक कीजिए आप, प्लांट ईट एनिमल के बाद आपका लगा हुआ है नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ। जो भी एनिमल्स ने जिन्होंने प्लांट खाया है वो एनिमल मरेंगे, और या फिर जो उनका वेस्ट होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, उससे क्या होगा? आपकी नाइट्रोजन कहाँ पे चली गई है? आपकी दोबारा से सोइल के अंदर। और सोइल से क्या होगा? फिर दोबारा सोइल के अंदर आपके डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट होते हैं, जो दोबारा आपके जो नाइट्रोजन कंपाउंड जो सोइल के अंदर एंटर किए हैं वो दोबारा किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे? वो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया दोबारा से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर। तो इस तरह से क्या होता रहता है? हमारी साइकिल चलती रहती है। बैक्टीरिया ने एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ली, फिर उसको नाइट्रोजन कंपाउंड्स में चेंज किया, सोइल के अंदर ऐड कर दिया, सोइल से प्लांट ने ले लिया, प्लांट से फिर एनिमल ने ले लिया, फिर एनिमल्स मर गए हैं या प्लांट्स मर गए हैं, तो क्या होगा? वो नाइट्रोजन दोबारा से किसके अंदर चली जाएगी? मिट्टी के अंदर चली जाएगी। फिर वहाँ से उसको जो नाइट्रोजन कंपाउंड जो मिट्टी के अंदर गए हैं, फिर हमारे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसको दोबारा से किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर। तो इस तरह से जो साइकिल है ये कंटिन्यू क्या करती रहती है? हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रोसीड करती रहती है। इसके अलावा एक और भी तरीका है जिससे हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लाइटनिंग लिखा हुआ है। हमने पीछे बात की थी ना कि एक तो हमारे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। बायोलॉजिकल मतलब जिसके अंदर बायो मतलब लिविंग थिंग्स काम करती है। और कौन है यहाँ पे लिविंग थिंग? जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा रहे हैं वो थे आपके यहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया। अब दूसरा आपका ये है आपका लाइटनिंग प्रोसेस है। लाइटनिंग में क्या होगा? जब भी लाइटनिंग होती है, बिजली वगैरह कड़कती है, उस टाइम पे क्या होगा? आपका जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन के अंदर। और फिर वो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन किसके अंदर चले जाएंगे? आपके मिट्टी के अंदर चले जाएंगे। फिर वो दोबारा वही प्रोसेस प्लांट ले लेंगे, प्लांट से एनिमल में चला जाएगा, एनिमल मरेंगे, मरने के बाद दोबारा से मिट्टी में आ जाएंगे, और मिट्टी में से फिर जो हमारे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है दोबारा से उसको क्या कर देंगे? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो आपको ये साइकिल नज़र आ रही है, इससे क्या है? हमारा जो नाइट्रोजन है वो प्रोसीड कर रही है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, मतलब एक स्टेप से दूसरा स्टेप, फिर दोबारा से आपका नाइट्रोजन गैस बन गई है। तो इस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, और जिसकी वजह से जो हमारे एटमॉस्फेयर की अमाउंट है नाइट्रोजन के अंदर वो हम हमेशा कितने लिखते हैं? 78%, क्योंकि वो रिसाइकिल होकर दोबारा से कहाँ चली जाएगी? आपके एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाएगी। अब देखिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? आवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कितनी परसेंट है नाइट्रोजन गैस? 78% है। और नाइट्रोजन क्या है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है नाइट्रोजन। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन? प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड ये डीएनए और आरएनए है, और इसके अलावा विटामिन, इन सभी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। The atmospheric nitrogen can't be taken directly by the plant and animals। ना तो हम ले सकते हैं एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को, ना ही हमारे प्लांट ले सकते हैं। तो जो नाइट्रोजन को जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? यूजेबल फॉर्म में, जो प्लांट यूज़ कर पाएँ उसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सर्स बोलते हैं, जो कि हमारे बैक्टीरिया हैं। अब देखिए इन्होंने यही बोला है सर्टेन बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी भी आपका एक बैक्टीरिया ही है। ये क्या करते हैं? फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को, कहाँ से? एटमॉस्फेयर से, और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में। नाइट्रोजन के कंपाउंड्स कौन से होते हैं? नाइट्राइट्स भी होते हैं, नाइट्रेट्स भी होते हैं। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड, अगर एक बार नाइट्रोजन इन यूजेबल कंपाउंड्स के अंदर चेंज हो गई है तो उसको कौन यूज़ कर लेगा? प्लांट्स यूज़ कर लेंगे। कहाँ से यूज़ करेंगे? प्लांट्स सोइल से यूज़ करेंगे, और किसके थ्रू लेके जाएंगे वो प्लांट सिस्टम के अंदर? रूट्स के थ्रू। नाइट्रोजन इज़ देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन। फिर प्लांट के अंदर जो प्रोटीन, जो नाइट्रोजन गई है प्लांट बॉडी के अंदर, वहाँ पे प्लांट क्या करेगा? उस नाइट्रोजन का प्लांट वहाँ से नाइट्रोजन से बना देगा प्रोटीन और प्रोटीन के कंपाउंड्स। फिर जो हमारे एनिमल्स हैं वो क्या करेंगे? इन प्रोटीन्स को कंज्यूम कर लेंगे, क्योंकि एनिमल्स क्या करेंगे? प्लांट्स को खाएंगे, और प्लांट ने क्या कर दिया था? प्लांट ने प्रोटीन पार्ट बना दिया था, और वो प्रोटीन कहाँ चला गया है? हमारे एनिमल्स के अंदर।
नेक्स्ट है उसके बाद व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई, जब प्लांट्स और एनिमल्स डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो बैक्टीरिया हैं, जो फंगस हैं, जो सोइल के अंदर प्रेजेंट हैं, वो दोबारा से उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, इन नाइट्रोजनस वेस्ट को नाइट्रोजन कंपाउंड्स के अंदर, जहाँ से चाहे तो डायरेक्टली इसको प्लांट यूज़ कर लेंगे या फिर वहाँ से आपके जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है उसको दोबारा से आपके बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट कर देंगे, नाइट्रोजन गैस के अंदर। तो इसलिए जो परसेंटेज होती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर के नाइट्रोजन की, वो क्या होती रहती है, कांस्टेंट चलती रहती है, कभी ज़्यादा हो जाएगी या कभी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन वो रहेगी क्या, कांस्टेंट रहेगी। तो ये क्या था आपका यहाँ से नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके बाद आप एक बार कीवर्ड चेक कर लेंगे, सारे कर चुके हैं हम, ये चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, राइट डाउन कर लेंगे आप अपने कीवर्ड्स को। और लास्ट में जो आपका ब्रीफ है आपका चैप्टर के बारे में, व्हाट यू हैव लर्नड, इस चैप्टर से आपने क्या क्या सीखा है, एक बार सारा चेक कर लेंगे, पढ़ लेंगे आप इसको। और उसके बाद जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स में फर्स्ट आपका क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में चेक करते हैं हम क्या है। फर्स्ट आपका फिलअप है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ डैश। आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बहुत छोटे जीव हैं, सूक्ष्म जीव बोलते हैं जिसको हम, इसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, तो देखने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट की यूज़ पड़ेगा हमें यहाँ पे, तो वो क्या है आपका माइक्रोस्कोप। आंसर चेक कीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम किसको ऑब्जर्व कर पाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डायरेक्ट डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू एनहेंस फर्टिलिटी ऑफ द सोइल। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बैक्टीरिया ही है, ये किसको फिक्स करती है, नाइट्रोजन को। कहाँ से, डायरेक्टली कहाँ से, एयर से। और क्या करती है, ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करती है नाइट्रोजन को, और जिससे हमारी जो सोइल है उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो सोइल की फर्टिलिटी को कौन बढ़ाता है, हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी, बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, नाइट्रोजन। क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट सी, एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ डैश। एल्कोहल को प्रोड्यूस करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, याद होगा आपको, जब हमने चैप्टर डिस्कस किया तो हमने वहाँ पे यूज़ किया था यीस्ट। यीस्ट क्या है, एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम किसके अंदर ऐड करते हैं, शुगर के अंदर ऐड करते हैं, और वाटर डाल देते हैं शुगर के अंदर। एक एक्टिविटी भी थी आपकी, और उससे जो कुछ टाइम के बाद 3-4 घंटे के बाद जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो स्मेल के अंदर हमें चेंज नज़र आया था। और वो स्मेल के अंदर जो चेंज नज़र आया था वो किसकी वजह से था, प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ था, हमारा फर्मेंटेशन। तो एल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ यीस्ट भी लिख सकते हो आप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, कोलेरा इज कोज्ड बाय डैश। कोलेरा किसकी वजह से होता है, कोलेरा इज अ डिजीज, और जो किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से। आप बीसी से याद रख लीजिए, बैक्टीरिया की वजह से कौन सी डिजीज है, कोलेरा डिजीज है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर आपको क्या करना है, टिक करना है करेक्ट आंसर को। तो चेक कीजिए, फर्स्ट क्या है, यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। अभी हमने पीछे क्वेश्चन में किया है कि यीस्ट का यूज़ करके हम क्या करते हैं, एल्कोहल का प्रोडक्शन करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एल्कोहल। नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में हम बहुत सारे नाम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर के अंदर, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन। तो ये सारे किसके नाम हैं, हमारे एंटीबायोटिक्स के। तो यहाँ पे चेक कीजिए आपको कौन सा एंटीबायोटिक का नाम नजर आ रहा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन या पेनिसिलिन, कोई भी आपके ऑप्शन के अंदर हो सकता था, लेकिन आपको किसका नाम बताना है यहाँ पे, एंटीबायोटिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरियर ऑफ मलेरिया कोजिंग प्रोटोजोआ। आपको पता है जो मलेरिया डिजीज़ है ये किसकी वजह से फैलती है, प्रोटोजोआ की वजह से फैलती है। और प्रोटोजोआ का कैरियर कौन होता है, कौन फैलाता है उस प्रोटोजोआ को, तो इसका कैरियर आपको पता ही है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। जो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो है वो कैरियर है आपके प्रोटोजोअल डिजीज, जिसका नाम क्या है, मलेरिया है। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। सबसे कॉमन कैरियर कौन है कम्युनिकेबल डिजीज का, हाउस फ्लाई। जो मक्खी होती है, जो कॉमन आपकी हाउस फ्लाई है, वो क्या है, मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट देखिए, द ब्रेड और इडली डफ राइजेज बिकॉज ऑफ। जो ब्रेड है और जो इडली है उसका जो डफ हम रेडी करते हैं तो उसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वॉल्यूम किस वजह से बढ़ती है वहाँ पे, क्योंकि उसके अंदर हम क्या डालते हैं, यीस्ट सेल डालते हैं, यीस्ट डालते हैं, और यीस्ट के सेल क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। और उनकी ग्रोथ की वजह से कौन सी गैस की फॉर्मेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वहाँ पे कौन सा प्रोसेस करते हैं, यीस्ट सेल रेस्पिरेशन। तो जिसकी वजह से जो ग्रोथ होती है हमारे किसकी, यीस्ट सेल की। तो आंसर है इसका ये
नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। शुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फर्मेंटेशन, शुगर से अल्कोहल बनाना। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आंसर्स है, ये कर चुके हैं हम ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना है आपको? मैचिंग करना है। मैचिंग में देखिए, कॉलम ए है आपके पास और कॉलम बी है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन सी डिजीज कोज करता है? कोलेरा। आपको ऑप्शन में से चेक करना है कि सबसे सुटेबल आंसर कौन सा हो सकता है। बैक्टीरिया कोजिंग कोलेरा। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा आपका? ई। फर्स्ट का आंसर देखिए आपका क्या है? ई है, बैक्टीरिया कोजिंग कोलेरा। उसके बाद है राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है आपको पता ही है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, बैक्टीरिया है ये भी। तो इसको किससे मैच करेंगे आप? ए के साथ। लैक्टोबैसिलस आपको पता है, कर्ड के अंदर ये आपका एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो आपका दूध को किस में कन्वर्ट कर देता है? दही में। तो सेटलिंग ऑफ कर्ड। तो थर्ड को आप किससे मैच करेंगे? बी से मैच करेंगे। यीस्ट। यीस्ट क्या है आपकी? एक तरह की फंगस है। और यीस्ट कहाँ पे यूज़ करते हैं हम? बेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड को बेक करने के लिए। तो इसको मैच कर देंगे हम सी से। प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आपको पता है, मलेरिया एक प्रोटोजोआ है जो कि क्या होगा आपका? एक डिजीज़ है आपकी मलेरिया, जो किसकी वजह से फैलेगी? प्रोटोजोआ की वजह से फैलेगी। तो देखिए इसमें ऑप्शन कहाँ है? ये डी ऑप्शन है इसका। ये वायरस। वायरस से क्या है? कोजिंग एड्स। वायरस कौन सी डिजीज कोज करता है? एड्स। मतलब जो एड्स डिजीज है वो किसकी वजह से फैलती है? वायरस की वजह से फैलती है। तो ये सारे क्या हो गए? यहाँ पे आपकी मैचिंग कंप्लीट हुई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेक्ड आइज? इफ नॉट, हाउ कैन दे बी सीन? आपको पता ही है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज बहुत ही स्मॉल होता है, तो जिसको हम नेक्ड आइज से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। और इसको देखने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं? माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो आंसर चेक कीजिए, क्या लिखा हुआ है? नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कांट बी सीन बाय द नेक्ड आइज एज दे आर वेरी स्मॉल, क्योंकि इनका साइज क्या बहुत ही छोटा है। एंड अ माइक्रोब एंड आर कॉल्ड माइक्रोब्स, दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इनको देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? माइक्रोस्कोप का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप पढ़ चुके हैं, 4 मेजर ग्रुप हैं। कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटोजोआ है और एल्गी है। ये सारे क्या हैं? आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें से कुछ आपके यूनिसेलुलर भी हैं, बैक्टीरिया वगैरह, कुछ एक एल्गी, और कुछ एक आपके मल्टी सेलुलर भी हैं, जैसे कि आपका हो गया यहाँ पे फंगस, और कुछ एक एल्गी जो कि आपके मल्टी सेलुलर भी है। नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सोइल। ये अभी हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो टॉपिक किया था उसके अंदर डिस्कस कर रखा हमने कि जो हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको सोइल के अंदर फिक्स कौन करवाता है? हमारा बैक्टीरिया करवाता है। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? राइजोबियम। और राइजोबियम के अलावा दूसरा बैक्टीरिया कौन सा है? ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है? यूजेबल फॉर्म। और वो यूजेबल फॉर्म को यूज़ कौन कर लेगा? हमारे प्लांट यूज़ कर लेंगे। और प्लांट उसको यूज़ करके क्या करेंगे? प्रोटीन की फॉर्मेशन करेंगे और प्रोटीन से रिलेटेड कंपाउंड्स बनाएंगे। तो चेक कीजिए, राइजोबियम, बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी present in the soil fix atmospheric nitrogen and convert into usable nitrogen compounds which are used by plants for the synthesis of plant protein and other compounds. Now next question, write 10 lines on the usefulness of the microorganism in our lives. जो हमारी लाइफ है उसके अंदर कोई आपको 10 यूजेस बताने हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। तो देखिए क्या है, सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल टू बी सीन थ्रू नेक्ड आइज, उनका साइज काफ़ी छोटा है। देयरफॉर या हाउएवर दे आर वाइटल टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो प्लांट और एनिमल के लिए क्या है? जरूरी भी है। तो वो बताया गया है कैसे क्या इंपॉर्टेंस है इसकी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो फर्स्ट स्टेप देखिए क्या है, दे आर यूज इन वाइन मेकिंग, वाइन बनाई जाती है। बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है। पिकलिंग, पिकल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड अदर फूड मेकिंग प्रोसेस, बहुत सारे फूड ऐसे आइटम्स हैं हमारे, उसको बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आपका कर्ड हो गया, विनेगर हो गया, चीज़ हो गया, इनको बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो एक तरह से फूड मेकिंग में यूज़ है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। दूसरा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय यीस्ट इज वाइडली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द वाइन एंड ब्रेड। जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है जो कि किससे करवाई जाती है? यीस्ट से करवाई जाती है। उससे क्या बनाया जाता है? आपका वाइन बनाई जाती है और साथ में ब्रेड बनाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रोमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से हम क्या कर पाते हैं? दूध को किस में कन्वर्ट कर पाते हैं? कर्ड के अंदर।
माइक्रोब्स आर यूज टू रिड्यूस पोल्यूशन। माइक्रोब्स क्योंकि क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं हमारे एनवायरनमेंट की, ये डिकम्पोजिशन कर देते हैं वेस्ट मटेरियल की, और जिसकी वजह से जो भी हमारा जो पोल्यूशन है वो क्या हो जाता है, उसका लेवल कम हो जाता है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है प्लांट का उसको यूजफुल कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, दे आर यूज टू इंक्रीज द सोइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू ये क्या करते हैं, हमारे सोइल की जो फर्टिलिटी पावर है उसको इंक्रीज कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोब्स और ऑल्सो यूजफुल इन प्रिपेयरिंग मैनी मेडिसिन्स एंड एंटीबायोटिक्स। इनका यूज़ करके हम बहुत सारी एंटीबायोटिक, जैसे कि हमने एग्जांपल की था टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सारा किससे ही हेल्प से बना पाते हैं हम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। वैक्सीन है हमारी बहुत सारी जो हम किसका यूज़ करके बनाते हैं, माइक्रोब्स का यूज़ करके। सर्टेन माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज इन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। तो कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, जो कि हमारा सीवेज वाटर है उसको ट्रीट करने के लिए, मतलब क्योंकि सीवेज के अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो क्या करेंगे, उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, यूजेबल कंपाउंड्स के अंदर, जैसे मीथेन वगैरह की फॉर्मेशन होगी और जिसको हम एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे माइक्रोब्स हैं वो किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, क्योंकि इंडस्ट्री से बहुत सारे वेस्ट हमारे निकलते हैं और उन वेस्ट को डिकम्पोज करवाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ये सारा था हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या यूजेज है हमारे लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्म कोज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो तो हमने ऊपर तो कर लिया कि क्या यूजेज है, अभी हमें करना है कि क्या नुकसान है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हमारे लिए। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज, कई तरीक़ों से ये हमारे लिए हार्मफुल है। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज डिजीज, कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमें बीमारियाँ फैलाते हैं, जैसे कि किस अंदर बीमारियाँ फैला सकते हैं, ये ह्यूमन बींग्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर। ये किसके अंदर डिजीज कोज करेंगे, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल। और इन डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। इसके अलावा बीमारी फैलाने के अलावा और क्या करते हैं, हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं, हमारे क्लोथ्स को स्पॉइल कर देते हैं, लेदर को स्पॉइल कर देते हैं। सम ऑफ द कॉमन डिजीज अफेक्टेड ह्यूमन्स आर, अब डिजीज़ की बात की गई है, कौन कौन सी डिजीज़ कोज करते हैं हमें, कोलेरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, या फिर पोलियो हो गया। तो बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो कि कौन करता है, हमारा उसका जो एजेंट है वो क्या है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डोंट ओनली कोज डिजीज इन ह्यूमन बट ऑल्सो इन एनिमल्स। कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ हमारे अंदर ही नहीं, हमारे जो दूसरे एनिमल्स हैं उसके अंदर भी फैलाते हैं, जैसे कि एंथ्रेक्स हो गया। एंथ्रेक्स एक आपकी काफ़ी डेंजरस डिजीज़ है, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होता है ये और कैटल्स के अंदर भी होता है, और जिसको कौन स्प्रेड करता है, एक बैक्टीरियम। डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, कुछ एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट्स के अंदर भी डिजीज़ कोज करते हैं। कौन कौन से प्लांट, जैसे कि वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो यील्ड होगी हमारे क्रॉप की, जो उपज होगी वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स एंड व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है और इसको जब हम यूज़ करते हैं तो हमें इन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले ऐसी मेडिसिन जो स्टॉप कर देती है या किल कर देती है किसको, डिजीज़ कोजिंग ऑर्गेनिजम्स को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। सबसे फर्स्ट जो डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक थी आपकी पेनिसिलिन थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था इनको। इसके अलावा और एग्जांपल आपके एंटीबायोटिक्स के स्ट्रेप्टोमाइसिन लिखा हुआ है, टेट्रासाइक्लिन। अब उसके बाद है कि हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जब हम एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं। सबसे पहले एंटीबायोटिक्स हमें अपने आप से यूज़ नहीं करनी चाहिए, हमें क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह से ही हमें एंटीबायोटिक्स को यूज़ करना चाहिए, तभी हमें लेनी चाहिए जब हमें किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो उसको लेने के लिए। वन मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, और जितना हमें बोला गया है, कोर्स बोला गया है 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, जितना भी हमें बोला गया है तो हमें उसको क्या करना चाहिए, कंप्लीट कोर्स करना चाहिए एंटीबायोटिक्स का। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स मस्ट बी अवॉइड व्हेन नॉट नीडेड और इन अ रॉन्ग डोज, ना तो हमें इसको रॉन्ग डोज के अंदर लेना है, ना ही इसको हमें लेना है जब हमें इसकी ज़रूरत ना हो, मतलब जो कॉमनली हमें इसको यूज़ नहीं करना है। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन।